इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रिवीजन देखेंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की कोशिश करेंगे पूरा कवर अप करने की बहुत कम समय में। तो देखो स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग का ही माना होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चैप्टर का नाम यूं होना चाहिए था, ब्रीदिंग इज इक्वल टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब ब्रीदिंग का मतलब ही होता है सांसें लेना, सांसें छोड़ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम गैस लेते हैं और गैसेस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अच्छा, कितने टाइप के गैसेस हमें पढ़ने हैं? मेनली दो, O2 और CO2। मेनली O2 लेते हैं और CO2 मेनली क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो देखना, अगर ये हमारे पास लंग्स है, अगर ये हमारे पास लंग्स है, अच्छा ऑक्सीजन लेते क्यों है? देखो ऑक्सीजन लेते इसलिए हैं क्योंकि सारे सेल को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए क्या है स्रोत? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को तोड़ेगा कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें हर एक सेल तक पहुंचाना है। तो लंग्स द्वारा हमने ऑक्सीजन कहां पहुंचाया? ब्लड में पहुंचाया, ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड द्वारा ये फ्लो करते करते हर एक सेल में चला गया। अब क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड फिर कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर ये जाता है क्रेब्स साइकिल में, और यहां पड़ती, और उसके बाद ये जाता है ईटीएस में पड़ती है ऑक्सीजन की जरूरत। कहां पड़ती है? ईटीएस में पड़ती है ऑक्सीजन की जरूरत। ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहां भी चाहिए, लेकिन यहां भी चाहिए, लेकिन ईटीएस में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है। तो मतलब ऑक्सीजन का यूज यहां हो रहा है, और ग्लूकोज को तोड़ दिया और क्या निकला? एनर्जी। जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज को किसकी मदद से तोड़ेंगे? ऑक्सीजन की मदद से तोड़ेंगे। तो क्या निकलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या निकलेगा? एनर्जी। अब एनर्जी जो निकला है वो सारा का एनर्जी वेस्ट ना हो जाए, हमें एनर्जी जरूरत क्या थी, कम थी, और निकल ज्यादा गया तो उसको स्टोर कर लेंगे एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और ये जो CO2 निकल रहा है, ये हार्मफुल है। सेल में जो CO2 है वो हार्मफुल है। तो इसको क्या करेंगे? O2 लिया और CO2 ब्लड में डाल देंगे, ब्लड से लंग्स से कहां चला गया? एटमॉस्फेयर। तो इसमें अदला बदली किसका हो रहा है? इसमें अदला बदली हो रहा है, किसका अदला बदली हो रहा? O2 का CO2 के साथ। O2 एटमॉस्फेयर से लंग्स से सेल या टिश्यू, उसके बाद CO2 टिश्यू से ब्लड से लंग्स से बाहर। अच्छा एक बात बताओ, हम O2 का यूटिलाइज यहां किए हैं कि नहीं? O2 यूटिलाइज करते हैं क्या तोड़ने के लिए? ब्रेक डाउन। लेकिन डायरेक्टली क्या ग्लूकोज को तोड़ रहा है कि ऑक्सीजन का यूज लास्ट में हो रहा है? तो इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है। किसका ब्रेक डाउन करता है? इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को भी तोड़ सकता है, अमीनो एसिड को भी तोड़ सकता है, फैटी एसिड को भी क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। और इस सब को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? किस लिए तोड़ रहे हैं? टू डिराइव, ताकि हमें क्या मिले? एनर्जी क्यों चाहिए हमें एनर्जी? ताकि अलग अलग वेरियस एक्टिविटी हम कर सकें। क्या कर सकें? वेरियस एक्टिविटी। अच्छा एक बात बताओ, सभी एनिमल ग्रुप होते हैं, अच्छा रेस्पायरेशन करने के लिए एक पूरा सिस्टम होना चाहिए कि नहीं? हमारे पास क्या लगा है? रेस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा रेस्पायरेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होगा? अगर हम रेस्पायरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? रेस्पायरेटरी ऑर्गन होना चाहिए। रेस्पायरेटरी ऑर्गन द्वारा क्या करेंगे हम? ब्रीदिंग। अच्छा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग सभी में क्या होता है? एनिमल ग्रुप टू एनिमल ग्रुप क्या करता है? वेरी करता है, अलग अलग होता है। तो ये क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का तरीका जो हमारे अंदर है वही जरूरी नहीं पोरीफेरा के अंदर हो, वही जरूरी नहीं मछली के अंदर हो, वही जरूरी नहीं कॉकरोच के अंदर हो। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का सांस लेना सांस छोड़ने का तरीका ये क्या करता है? वेरी करता है। किस बात पे डिपेंड करता है? ये दो बातों पे डिपेंड करता है। किसमें ब्रीदिंग कैसा होगा? ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला हैबिटाट मतलब वो कहां रह रहा है। दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहां वो रह रहा है। जैसे हम अगर टेरेस्ट्रियल जमीन पर रह रहे हैं, अगर हम बात करें जमीन पर रह रहे हैं तो किसके द्वारा? लंग्स द्वारा सांस लेंगे। अगर पानी में रह रहे हैं तो गिल्स द्वारा सांस लेंगे। तो सांस लेने का तरीका क्या होगा वो डिपेंड करता है हैबिटाट क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई सेलुलर लेवल पर है तो एक सेल, अगर कोई एक ही सेल है, सेलुलर लेवल मतलब एक सेल है, तो यही सेल रेस्पायरेशन कर रहा है, यही सेल डाइजेशन कर रहा है, यही सेल एक्सक्रीशन कर रहा है, यही रिप्रोडक्शन कर रहा है, यही सब कुछ कर रहा है। तो जिंदा रहने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। हमारे
अंदर देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल पर सब कुछ है, ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, लेकिन यहां अगर कोई टिश्यू लेवल पर है तो उनपे क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग अलग होगा। कहने का मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दो बातों पे डिपेंड करता है, हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो इतनी बातें हमारे हो गई। अब बात करते हैं, ये चल रहा ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ब्रीदिंग जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब O2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से और CO2 दे देते हैं। O2 ऑर्गेनिज्म O2 का यूटिलाइज करता है, इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन क्या ब्रेकडाउन कर सकता है, ग्लूकोज, अमीनो, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन कर लेता है। किस लिए, ताकि ड्राइव कर सके, उससे प्राप्त कर सके एनर्जी, और एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ATP। एनर्जी चाहिए क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अलग अलग एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी ग्लूकोज को तोड़ने पे, अमीनो एसिड को तोड़ने पे, फैटी एसिड को तोड़ने पे मिलता है। और उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अच्छा, रेस्पिरेशन करने के लिए हमारे अंदर जो ऑर्गन होता है उसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन करते हैं, उसी द्वारा सांस लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग अलग होता है, एनिमल अलग अलग एनिमल ग्रुप में अलग अलग होता है, डिपेंड करता है उसका हैबिटाट क्या है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चा यहां हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से हम डायग्राम यहां पर नहीं बना सकते। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम तो देखो भाई ये रिवीजन है, मतलब जिसका विजन अच्छा होगा वही रिवीजन कर पाएगा ना, ये क्रैश कोर्स भी नहीं, ये रिवीजन है, मतलब विजन अच्छा होना चाहिए। तो बच्चा देखना, हम सीधा स्टार्ट करते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स रटते जाना है। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है स्टार्ट होता है कहां से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कितने हैं, पेयर में है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ये पेयर में होते हैं, एबव द लिप, अपर लिप के ऊपर पाए जाते हैं। उसके बाद जाएंगे तो एक हमें नेजल पैसेज मिलेगा, ये नेजल पैसेज रास्ता मिलेगा जिसे बोलेंगे नेजल पैसेज बोलेंगे। उसके बाद हम जाएंगे तो मिलेगा हमें नेजल चैम्बर, क्या मिलेगा, नेजल चैम्बर मिलेगा। उसके बाद इंटरनल लेयर अगर बढ़ाना हो इंटरनल नॉस्ट्रिल मिलेगा, हम सीधा लिख दे रहे हैं नेजल चैम्बर के बाद मिलेगा फेरिंग्स, क्या मिलेगा, फेरिंग्स। और फेरिंग्स एक ऐसा पाइप होता है, ये मान लो क्या है, फेरिंग्स, और इसी के ऊपर जो होता है, इसी के ऊपर नेजल चैम्बर खुलता है, और उसके बाद इसी में ओरल कैविटी भी खुलता है, मतलब ओरल कैविटी से खाना आ रहा है, यहां से हवा आ रहा है, और दोनों आके मिल कहां जा रहा है, फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स कॉमन रास्ता है हवा और फूड के लिए, तो कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, फॉर एयर एंड फूड। एयर एंड फूड यहां के क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता, मतलब यहां एयर भी आता है, यहां फूड भी आता है फेरिंग्स में। अगर डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो पीछे की तरफ जो पाइप होती है इसोफेगस बोलते हैं, आगे की तरफ जो पाइप होती है ट्रैकिया लैरिंग्स बोल दो। लैरिंग्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया। लैरिंग्स में हवा जाता है और इसोफेगस में क्या जाता है, खाना जाता है। तो इसके बाद क्या आएगा, लैरिंग्स। क्या आएगा, हम यहां बनाते चल रहे हैं, चलो बना दे रहे हैं। फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है ये कार्टिलेज का बना होता है, एक बॉक्स होता है जिसे कार्टिलेजिनस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस बॉक्स। क्यों बोलते हैं कार्टिलेजिनस, क्योंकि कार्टिलेज का बना होता है। ऐसा बॉक्स जो कार्टिलेज का बना हो उसे बोलते हैं क्या, कार्टिलेज। लैरिंग्स किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस बॉक्स बोलते हैं। अगर हम लैरिंग्स बनाएं तो इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। और ग्लोटिस जो होता है, ग्लोटिस के ऊपर अब यहां खाना ना चला जाए तो इसके ऊपर लगा होता है, इसके ऊपर लगा होता है एपिग्लोटिस। क्या लगा होता है, एपिग्लोटिस के ऊपर, एपी मतलब ऊपर, तो ग्लोटिस के ऊपर क्या लगा होता है, एपिग्लोटिस। अब हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एपिग्लोटिस जो होता है वो सोचना है बार बार खुल रहा है बंद हो रहा है, तो ये थिन होंगे, अगर थिक होंगे तो टूट जाएंगे। और ये कैसे होंगे, कार्टिलेज के बने होंगे, बोनी होंगे तब भी टूट जाएंगे, बार बार खुल रहा है बंद हो रहा है। उसके बाद कार्टिलेज के होंगे, उसके बाद ये इलास्टिक होंगे या फ्लेक्सिबल होंगे। इलास्टिक क्या होंगे, ये इलास्टिक मतलब लचीले होंगे, क्योंकि बार बार इन्हें खुलना है बंद होना, खुलना है बंद होना, खुलना है बंद होना। जैसे हम खाना निगलते हैं, खाना निगलते वक्त ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो अब बताओ खाना लैरिंग्स में नहीं जाके कहां जाएगा, इसोफेगस में, इसके पीछे वाले पाइप में। तो हम कह सकते हैं एपिग्लोटिस जो होता है ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। एंट्री ऑफ फूड किसमें जाने से, इनटू लैरिंग्स, लैरिंग्स में जाने से। कैसे, ग्लोटिस को, लैरिंग्स के ग्लोटिस को क्या करके, कवर करके, लैरिंग्स।
लैरिंग्स में खाना जाने को रोकता है कौन? एपिग्लॉटिस। थिन होता है, कार्टिलेज होता है, इलास्टिक होता है। और ये जो होता है इसमें लैरिंग्स में पाए जाते हैं कुछ रस्सी, जिसे बोलते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। कॉर्ड मतलब होता है रस्सी, और ये मदद करते हैं साउंड प्रोडक्शन में। किसमें मदद करते हैं? साउंड प्रोडक्शन। इसलिए इस बॉक्स को साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साउंड बॉक्स बोला जाता है। ये हो गई लैरिंग्स के बाद। उसके बाद बात करते हैं ट्रैकिया। उसके बाद लैरिंग्स के बाद क्या आएगा? ट्रैकिया आएगा। देखो ट्रैकिया जो होता है स्ट्रेट ट्यूब होता है। क्या होता है? सीधा स्ट्रेट ट्यूब होता है। स्ट्रेट ट्यूब होता है। एक्सटेंड, ये नेक से लेकर मिड थोरैकिक तक जाता है। कहां जाता है? मिड थोरैकिक तक। एक्सटेंड मतलब इसका फैलाव कहां से होता है? नेक से लेकर एक्सटेंड मिड थोरैकिक, थोरैक्स के बीच तक जाता है। थोरैक्स के बीच तक जाता है, मिड थोरैसिक। एंड ये जैसे ट्रैकिया इधर हम बना दे रहे हैं, इधर यहां से बना दे रहे हैं, ये मान लो ट्रैकिया है। ट्रैकिया मिड थोरैसिक तक गया, उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है। एक पाइप डिवाइड हो जाता है दो पाइप में। क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ये एक पाइप डिवाइड हो गया कितने पाइप में? दो पाइप में। किस लेवल पे डिवाइड होता है? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ। उसके जहां डिवाइड होता है उसके जस्ट पीछे, ऐसे जहां मान लो ये एक ट्रैकिया आ रहा था, ये दो ट्रैकिया में डिवाइड हो गया। कितने में डिवाइड हो गया? दो, मतलब एक पाइप दो पाइप में डिवाइड हो गया। और जहां डिवाइड होता है उसके जस्ट पीछे की लोकेशन अगर देखोगे तो वर्टिब्रल कॉलम होता है फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रल कॉलम। कितने थोरैसिक? डिवाइड होता है किस लेवल पर? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम के लेवल। वर्टिब्री हड्डी को क्या बोलते हैं? वर्टिब्री। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पे क्या करता है? डिवाइड करता है। कितने भागों में डिवाइड करता है? दो भागों में। अब बताओ ये क्या है? ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया में जो होता है वो कार्टिलेज के बने हुए इनकम्प्लीट रिंग होते हैं। क्या होते हैं? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, ताकि ये आपस में चिपक ना जाए या बहुत हद से ज्यादा फूल ना जाए, इसलिए लगे होते हैं। क्या? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। अच्छा, इस रिंग का शेप कैसा आएगा? सी शेप आएगा, क्योंकि ये ओ शेप नहीं हो सकते। ओ शेप ऐसा रिंग होगा जो कंप्लीट होगा। अब जब ट्रैकिया कितने लेवल पे डिवाइड हो गया? फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा पे क्या हो गया? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे डिवाइड हो गया दो भागों में। अब ये दो भागों उसे बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी। क्या बोलते हैं? अब इसे बोलेंगे क्या दोनों को? प्राइमरी ब्रोंकी। ये है लेफ्ट ये क्या है? इधर वाला होगा राइट प्राइमरी ब्रोंकी, इधर वाला होगा लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। अब प्राइमरी ब्रोंकी में फिर से डिवीजन होता है। उसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकी। सेकेंडरी ब्रोंकी में फिर से डिवीजन होता है, उसे बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकी। टर्मिनल ब्रोंकी और आगे बढ़ के क्या बनाता है? इनिशियल ब्रोंकियोल। क्या बनाता है? इनिशियल ब्रोंकियोल टर्मिनेट हो जाता, खत्म हो जाता किस पे? टर्मिनल ब्रोंकियोल। किस पे खत्म हो जाता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल जुड़ा होता है किससे? खत्म होता है, मतलब टर्मिनल ब्रोंकियोल से निकले होते हैं एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई को टर्मिनल ब्रोंकियोल से जोड़ता है डक्ट। तो बताओ ये हो गया पूरी बातें। तो पहली बार ट्रैकिया डिवाइड किया प्राइमरी ब्रोंकी, दूसरी बार टर्सरी ब्रोंकी, तीसरी बार टर्मिनल ब्रोंकी, और आगे डिवाइड किया इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, डक्ट, उसके बाद क्या होगा? एल्वियोलाई। ये प्राइमरी ब्रोंकी है। एक बार अगर फिर से डिवाइड करेगा इसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकी, एक बार फिर डिवाइड करेगा तो टर्सरी ब्रोंकी, उसके आगे डिवाइड करता जाएगा उसे क्या बोलेंगे? इनिशियल ब्रोंकियोल, उसके बाद क्या? टर्मिनल ब्रोंकियोल। उसके बाद ये टर्मिनल ब्रोंकियोल खुल जाएगा डक्ट में। किसमें खुलेगा? डक्ट द्वारा किसमें खुल जाएगा? एल्वियोलाई। किसमें खुलेगा? एल्वियोलाई में खुल जाएगा। और एल्वियोलाई जो होता है वेरी थिन होता है, बहुत पतला होता है, वेरी थिन होता है। और इसके वॉल जो होते हैं ये होता है रेगुलर, ये है इर्रेगुलर वॉल होते हैं। कैसे वॉल होते हैं? इर्रेगुलर वॉल। रेगुलर वॉल नहीं होते, इर्रेगुलर वॉल। उसके बाद जो होता है ये वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके चारों तरफ, मतलब ये समझ लो क्या है? ये क्या है? एल्वियोलाई। इसके चारों तरफ होते हैं ब्लड वेसल्स, तो ये वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या होते हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है।
ये बातें हमारी हो गई किस पे, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लगा है। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, हम एक एक मिटाते जा रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, फिर नेजल पैसल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, फिर लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स जो होता है कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, ये हेल्प करता है, इसमें वोकल कॉर्ड रस्सी पाया जाता है जो साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है, जो मदद करता है साउंड प्रोडक्शन में, इसलिए इसे साउंड बॉक्स बोलते हैं। इसके ऊपर वाले एरिया क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, और इसके ऊपर ग्लॉटिस के ऊपर जो एक फ्लैप लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब होता है, ये मिड थोरैसिक तक जाता है और डिवाइड हो जाता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्री पे डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो होता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड होता है। प्राइमरी ब्रोंकी फिर डिवाइड होकर सेकेंडरी बनाता है, सेकेंडरी फिर डिवाइड होकर क्या बनाता है, टर्सरी बनाता है। उसके बाद अच्छा ये बताओ, लैरिंग्स जो होता है खाना निगलते वक्त क्या होता है, वो लैरिंग्स का एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है तो प्रिवेंट द एंट्री ड्यूरिंग द swallowing, मतलब खाना निगलते वक्त। अच्छा उसके बाद देखना, ये हो गई बातें हमारी बातें सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल, टर्मिनल और डक्ट और एल्वियोलाई। उसके बाद हमसे अगर पूछ लेगा बताओ कहां से लेकर कहां तक का पार्ट लंग्स के अंदर रहेगा, तो प्राइमरी ब्रोंकी से लेकर एल्वियोलाई तक का पार्ट ये क्या बनाएगा, ये लंग्स के अंदर रहेगा। कहां रहेगा, लंग्स के अंदर। मतलब अगर लंग्स बनाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर ये सब चीजें आ जाएंगी कि नहीं। नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, तो लंग्स कहां से कहां तक होगा, लंग्स में क्या क्या होगा, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी। नेटवर्क मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी से, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकी से स्टार्ट करो टू द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई तक किसके अंदर आएंगे, लंग्स के अंदर आएंगे। ये कंप्राइज करते हैं किसमें शामिल होते हैं, लंग्स में। उसके बाद हमने बताया ट्रैकिया में इनकम्प्लीट रिंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रैकिया में इनकम्प्लीट रिंग पाया जाता है। ट्रैकिया में नहीं, ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, इनिशियल ब्रोंकियोल तक। किसमें, ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल तक, इसमें क्या पाया जाता है, सब में इनकम्प्लीट रिंग पाया जाता है, इनकम्प्लीट रिंग पाया जाता है। इतनी बातें एकदम क्लियर है। चलो तो ये हमारी बातें हो गई। लंग्स कहां से लेकर कहां तक लंग्स बनाता है, लंग्स जो होता है वो कहां से लेकर कहां तक बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकी से लेके, प्राइमरी ब्रोंकी से लेके एल्वियोलाई तक किसमें आएगा, ये क्या होगा, लंग्स। और इनकम्प्लीट कहां से कहां तक, ट्रैकिया से लेके इनिशियल क्या होंगे, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग लगे होंगे। क्या लगे होंगे, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। तो ये हमारी बात हो गई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। किस पे बात हो गई, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, दो भागों में। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो बच्चा होता है इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग मतलब कुछ बच्चा कंडक्ट कर रहा है। एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी मतलब जहां एक्चुअल रेस्पिरेशन हो रहा है या एक्सचेंज पार्ट। यहां पर ब्रीदिंग इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अभी हमें नहीं पता है तो ब्रीदिंग इक्वल टू लिख सकते हैं रेस्पिरेशन। कह रहा है एनसीईआरटी ब्रीदिंग इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेशन, जो कि पूरी सही बात नहीं है। अब हमने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंडक्टिंग पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट होता है। मतलब कंडक्टिंग मतलब चीजों का कंडक्शन करना। कंडक्टिंग मतलब क्या होता है, चीजों का कंडक्शन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अगर हम कंडक्टिंग पार्ट पे बात करें, किस पे बात करें, कंडक्टिंग, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक हम आएंगे। तो यहां क्या हो रहा है, इनिशियल नहीं टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आएंगे तो क्या हो रहा है, कंडक्शन, हवा का कंडक्शन हो रहा है। तो कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू कहां तक, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई नहीं, टर्मिनल ब्रोंकियोल। इतना बड़ा रास्ता होने का फायदा क्या है, पहली बात ये कंडक्ट करते हैं एयर। क्या कंडक्ट करते हैं, एयर कंडक्ट करते हैं। किसके पास तक पहुंचाते हैं, एल्वियोलाई। किसके पास तक, एल्वियोलाई। और ये क्या करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं। मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, डस्ट पार्टिकल आ गया, बैक्टीरिया आ गया, उसको शुद्ध करके भेजते हैं। क्लियर इट फ्रॉम, फॉरेन मतलब क्या होता है, जो अपनी बॉडी का पार्ट ना हो, जो बाहर से आया, वो बॉडी में एंटर करे, उसे बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल। उसके बाद ये क्या करते हैं, हवा को नम करते हैं ताकि गर्म हवा आया तो गर्म हवा आया बहुत ज्यादा तो भी बॉडी टेम्परेचर के बराबर आ जाए, और बहुत ठंड हवा आए तो भी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री के बराबर हो जाए। तो ह्यूमिडिफाई हवा को क्या करते हैं, नम करते हैं, एंड ब्रिंग, उसे लाते हैं बॉडी टेम्परेचर के बराबर।
ब्रिंग टू बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाते हैं, चाहे हवा ठंडी जाए चाहे हवा गर्म जाए, उसे किस 37 डिग्री पे लाना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो इसके 3 काम हो गए, पहला कंडक्शन एल्विलाई तक एयर पहुंचा रहा है, दूसरा उसे साफ कर रहा है, तीसरा उसको क्या कर रहा है, उसको ह्यूमिडिफाई कर रहा है, और क्या ह्यूमिडिफाई कर रहा है, उसके बाद टेम्परेचर को बॉडी एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर ला रहा है। तो ये हो गया टर्मिनल तक। अच्छा, जहां एक्सचेंज हो रहा है या रेस्पायरेशन एक्चुअल हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, रेस्पायरेटरी पार्ट। जैसे ये है, ये मान लो एल्विलाई है, इसके नीचे से क्या गया है, ब्लड, हम ऐसे अभी समझाने के लिए ले रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, अब एक्सचेंज हो रहा, O2 लेके क्या दिया जा रहा है, CO2, O2 बाहर से आ रहा है, CO2 अंदर से बाहर जा रहा है। तो यहां क्या हो रहा है, ये एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन है, एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन, यहीं पर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो ये बातें हमारी हो गई। अब बात करते हैं लंग्स जो होता है, लंग्स कहां से कहां तक आता है, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी से लेकर एल्विलाई तक। इनकम्प्लीट रिंग कहां से आता है, ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक। ब्रीदिंग को रेस्पायरेशन बोल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छी बातें नहीं है। रेस्पायरेटरी सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है, देखना कौन कौन सा, कंडक्टिंग पार्ट, उसके बाद रेस्पायरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट जो होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक होता है। इसका 3 काम, कंडक्शन करना, एल्विलाई तक हवा पहुंचाना, उस हवा को शुद्ध करना, उस हवा को ह्यूमिडिफाई करना और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक लाना। एक्सचेंज का क्या होता है, वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है किसका, O2 और CO2 का क्या होता है, एक्चुअल साइट। एल्विलाई जो होता है O2 एंड CO2 का एक्चुअल साइट होता है। अच्छा, रेस्पायरेटरी पार्ट में कौन आएगा, एल्विलाई आएगा, उसके डक्ट आएंगे, बस। अच्छा, अब बात करते हैं रेस्पायरेशन। व्हाट इज रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन समझाने के लिए हमें एक लंग्स बनाना पड़ेगा। अगर हम बना दिए, देखो एक लंग्स मान लो बना दिए, और यहां पर क्या है, सेल, क्या है, सेल, और बीच में क्या हमने डाल दिया, ब्लड वेसल्स। क्या डाल दिया, ये लो ब्लड वेसल्स, लंग से आया है, लंग तक जा रहा है। चलो आसान करने के लिए बताओ, पहले क्या होगा, इसमें वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब हवा लेंगे, पहले हवा लेंगे और उसके बाद देखना, उसे बोलते हैं ब्रीदिंग। हवा लेना छोड़ने क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। तो पहला स्टेप है, हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन के स्टेप, टोटल 5 स्टेप पढ़ेंगे। पहला स्टेप है ब्रीदिंग। तो हमें पता चल गया रेस्पायरेशन एक बड़ा चीज है, उसके अंदर पहला स्टेप होता है क्या, ब्रीदिंग, या इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन किसका किसके साथ हो रहा, O2 को ड्रॉन कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और CO2 को क्या कर रहे हैं, रिलीज्ड आउट, बाहर निकाल रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब दूसरा स्टेप, पहली बात O2 आया, ऑक्सीजन अंदर आया। दूसरी, अब यहां एल्विलाई होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये लंग्स को ले लो, एल्विलाई मान लो, एल्विलाई ही से तो बना है लंग्स, एल्विलाई पाया जा रहा है, और साइट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, एल्विलाई है। तो एल्विलाई से O2 अंदर आया, तो यहां पहला स्टेप ऑक्सीजन अंदर आया। दूसरा, इसका डिफ्यूजन हो रहा है कहां, डिफ्यूजन हो रहा है अक्रॉस द एल्व्यूलर मेम्ब्रेन के ये आर पार डिफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ। तो दूसरा स्टेप, इसका डिफ्यूजन हुआ किसके आर पार, डिफ्यूजन अक्रॉस द एल्व्यूलर मेम्ब्रेन के आर पार, एल्व्यूलर मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके बाद तीसरा स्टेप, अब ये ब्लड में आ गया, ब्लड से क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन। गैसेस का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। अच्छा, वो ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होगा, ब्लड द्वारा होगा। तो तीसरा स्टेप हो गया। अब ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिफ्यूजन होगा, लेकिन अब डिफ्यूजन ब्लड एंड टिश्यू के बीच में हो रहा है। किसके बीच में, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। फिर डिफ्यूजन होगा, पहला डिफ्यूजन एल्व्यूलर मेम्ब्रेन पे हुआ, दूसरा डिफ्यूजन हो रहा है किसके बीच, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ये हो गया चौथा स्टेप। लास्ट स्टेप होता है O2 इसको मिलेगा, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए यूज कर लेगा। O2 यूटिलाइज कर लिया जाएगा सेल द्वारा, किस लिए, फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, तोड़ने के लिए ग्लूकोज को या अमीनो एसिड को, कैटाबॉलिक रिएक्शन। और जो CO2 निकलेगा, CO2, अब ग्लूकोज तोड़ेंगे CO2 निकलेगा, CO2 को ब्लड में छोड़ दिया, ब्लड से एल्व्यूलर मेम्ब्रेन द्वारा क्रॉस किया, ट्रांसपोर्ट होके गया, उसके बाद बाहर कर दिया गया, एल्व्यूलाई से क्या कर दिया गया, बाहर लंग से, तो O2 रिलीज्ड आउट। तो ये 5 स्टेप हो गए, जिसमें से पहला स्टेप क्या है, सांसें लेना,
सांसें छोड़ना, ये क्या होता है? ब्रीदिंग होता है। तो ये 5 स्टेप, पहला स्टेप पे बात करते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है स्टेप 5 स्टेप होता है। ब्रीदिंग पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग, मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन, O2 को खींचते हैं और CO2 को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। उसके बाद होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसके बीच? अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। उसके बाद फिर डिफ्यूजन ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। अब टिश्यू तक, जब सेल तक या टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंच गया तो उसको क्या कर लेगा? सेल यूटिलाइज कर लेगा और जो CO2 निकलेगा, CO2 क्या कर देगा? फिर ब्लड में छोड़ देगा। ब्लड से एल्वुलाई, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हुए एल्वुलाई, एल्वुलाई से कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये अपनी बातें हो गई किस पे? रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन के स्टेप पे बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ लंग्स के बारे में। ह्यूमन लंग्स का देखते हैं। ह्यूमन लंग्स को देखते हैं। किसको देखेंगे? ह्यूमन लंग्स। तो हमें पता होगा ह्यूमन लंग्स कितने होते हैं? 2 एक पेयर होता है ह्यूमन लंग्स। अच्छा, उसके बाद ये जो होता है ह्यूमन लंग्स कितने होते हैं? 2 लंग्स होते हैं। एक राइट साइड पाया जाता है, एक लेफ्ट साइड पाया जाता है। राइट साइड पाया जाता है और क्या? लेफ्ट साइड पाया जाता है। और लंग्स जो होते हैं, ह्यूमन लंग्स जो होता है, अगर हम बात करें लंग्स की, तो ये ट्रैकिया डिवाइड हो गया, उसके बाद लंग्स बना दें। यहां कार्डियक नोच होता है, यहीं पर रखा होता है क्या? हार्ट लेफ्ट तरफ टिल्टेड होता है, इसीलिए यहां पर गड्ढा कार्डियक नोच होता है। अच्छा, ये जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। कितने मेम्ब्रेनस होते हैं? डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। अच्छा, ये डबल मेम्ब्रेन कितने? तो ये कवर्ड होते हैं, लंग्स, दोनों लंग्स कवर्ड होते हैं कितने मेम्ब्रेन से? 2 मेम्ब्रेन। एक है आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ, एक है इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, दोनों मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। तो लंग्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाया जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर वालों को बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेराइटल प्लूरा और इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा। अच्छा, इनर वाला किसके कांटेक्ट में है? लंग सरफेस के कांटेक्ट में है। तो ये कांटेक्ट विथ लंग्स सरफेस। अच्छा, ये लंग्स कहां रखा है? इस थोरैसिक चैम्बर में रखा है। तो आउटर वाला किसके कांटेक्ट में होगा? थोरैसिक चैम्बर के कांटेक्ट में होगा। तो ये लाइनिंग किसकी बनाएगा? थोरैसिक चैम्बर। कांटेक्ट करके से किसके कांटेक्ट में रहेगा? थोरैसिक चैम्बर। ये बातें हो गई। तो 2 मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के मिला के एक को बोलेंगे पेराइटल प्लूरा और दोनों को दूसरे को क्या बोलेंगे? विसरल प्लूरा। अच्छा, इसके बीच में एक स्पेस होता है और इस स्पेस में भरा होता है फ्लूइड। तो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा होता है? फ्लूइड, जिसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम होता है बच्चा? प्लूरल फ्लूइड। और जो प्लूरल फ्लूइड जो होता है ना, ये क्या होता है? बीच में स्पंजी लेयर की तरह काम करता है। ये हमें आउटर शॉक से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटर झटके से बचाता है, फ्रॉम आउटर शॉक से बचाता है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। लंग सरफेस पे बार बार ये आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे पीछे, तो क्या हो कर रहा है? रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन ना हो, इसलिए इसके बीच में क्या पाया गया? प्लूरल फ्लूइड पाया गया। फ्रिक्शन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। अच्छा, लंग्स रखे कहां हो गए होते हैं? लंग्स रखा गया होता है थोरैसिक चैम्बर में। कहां रखा होता है? थोरैसिक चैम्बर में। थोरैसिक चैम्बर। ऊपर वाला जो चैम्बर हमारा खाली स्थान है, यहां से लेके यहां से लेके ये ऊपर वाला चैम्बर, इसे क्या बोलते हैं? थोरैसिक चैम्बर। इसमें ना तो हवा जा सकता है ना तो हवा निकल सकता है इससे, इसीलिए हवा लंग्स में जाता है, लंग्स से ब्लड से टिश्यू, ना कि थोरैसिक चैम्बर में जाता है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है एनाटॉमिकल एयर टाइट चैम्बर। क्या बोला जाता है? एनाटॉमिकल एयर टाइट चैम्बर बोला जाता है। उसके बाद हम बात करें थोरैसिक चैम्बर बना कैसे होता है, ये चारों तरफ से बना कैसे हैं? तो देखो, ये डॉर्सली बने होते हैं, डॉर्सली, वेंट्रली, देखेंगे क्या क्या मिलकर बना रहा है। उसके बाद देखेंगे लेटरली, उसके बाद देखेंगे लोअर साइड से क्या है,
अपर साइड से देखना नहीं, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है अपर साइड से। अपर साइड से जाहिर सी बात है ये नेक है और क्लेविकल है। लेकिन अब देखो आगे से ये जो बन रहा, आगे से जो होता है स्टर्नम होता है, हालांकि रिब्स भी होता है लेकिन एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं। आगे से क्या होता है वेंट्रल साइड से क्या होता है रिब्स, आई एम सॉरी वेंट्रल साइड से क्या होता है स्टर्नम। उसके बाद लेटरली क्या होता है रिब्स, यहां क्या होता है रिब्स। बच्चा ये सोचो कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो यहां नहीं क्लियर कर पाओगे, समझ रहे हो ना, वो क्लास में ही हो सकता है। अच्छा डॉर्सली साइड से क्या होता है, डॉर्सल साइड से क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी। अच्छा लोअर साइड से डायाफ्राम, क्या होता है डायाफ्राम जो होता है ये मसल्स का बना होता है। ओनली ये क्या हो किसमें पाए जाते हैं, ये ओनली मैमल्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं मैमल्स में। इनका काम क्या होता है, जैसे अगर हम एक मैमल्स बनाएं तो ये उसका हेड हो गया, ये नेक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सीने वाले छाती वाले रीजन को बोलते हैं थोरैक्स, क्या बोलते हैं थोरैक्स। उसके बाद पेट वाले इस वाले रीजन को बोलते हैं एब्डोमेन, क्या बोलते हैं एब्डोमेन। और दोनों के बीच में एक मसल्स पाया जाता है जिसे बोलते हैं डायाफ्राम, क्या बोलते हैं डायाफ्राम। और ये डायाफ्राम जो होता है अगर रिलैक्स स्टेट में है तो डोम शेप का होगा। कैसा होगा डोम शेप का होगा। तो ये बातें हमारी हो गई लंग्स के बारे में। और इसके बाद थोरैसिक चैम्बर जो है, थोरैसिक चैम्बर, इसी थोरैसिक चैम्बर में ये पूरा चैम्बर है, यहीं पर क्या रखा है लंग्स रखा है। क्या रखा है लंग्स। और लंग्स के पास वो मसल्स का नहीं होता, लंग्स सॉलिड होता है, स्पंजी होता, विदाउट मसल्स नहीं होता। तो मतलब इनके पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये इसके अंदर जो कैविटी पाया जा रहा है इसे क्या बोलेंगे थोरैसिक कैविटी। थोरैक्स के अंदर जो कैविटी पाया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे थोरैसिक कैविटी। उसके बाद लंग्स के जो अंदर कैविटी पाया जा रहा है उसे बोलेंगे पल्मोनरी कैविटी। क्या बोलेंगे पल्मोनरी कैविटी। बताओ लंग्स के पास क्षमता नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, रिलैक्स कर सके। तो खुद ये ना तो पिचक सकता है ना तो खुद ये फूल सकता है। इसका पिचकना फूलना डिपेंड करता है थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर समझ लो गुब्बारे की तरह है और ये हमारा हाथ है। अगर हमारे हाथ का कैविटी बढ़ा तो गुब्बारा बढ़ा, अगर हाथ का कैविटी कम हुआ तो गुब्बारे का साइज क्या होगा कम होगा। तो ऐसा समझ सकते हैं बिल्कुल। तो गुब्बारे में कैविटी कितनी होगी ये डिपेंड करता है हमारे हाथ, ये जो दोनों हाथ के बीच में कैविटी ये कितनी है। अगर ज्यादा है तो वो भी ज्यादा, अगर कम है तो वो भी कम, यही वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमारे हाथ में अगर हमारे हाथ के कैविटी में कुछ भी चेंज होगा तो वो गुब्बारे के कैविटी में चेंज सीधा दिखेगा कि नहीं। तो हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखता है एनी चेंज, लिखता है ऐसे हम लिख दे रहे हैं, बहुत अच्छी लाइन है। एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ, अगर कोई भी चेंज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चैम्बर, अगर कोई भी चेंज थोरैसिक कैविटी में होता है तो वो चेंज दिखेगा किसमें, तो वो चेंज किसमें दिखेगा, विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स कैविटी। वो दिखेगा किसमें लंग्स कैविटी, मतलब पल्मोनरी कैविटी में भी दिखेगा। मतलब कहने का मतलब अगर कुछ भी चेंज थोरैसिक कैविटी में हुआ तो थोरैसिक कैविटी अगर आगे तो लंग्स भी क्या आगे। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा तो लंग्स का वॉल्यूम घटा। तो इसी पे अगला कॉन्सेप्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इसको देखते हैं ह्यूमन लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। अच्छा 2 राइट और लेफ्ट, राइट दो पाया जाता है राइट और लेफ्ट। उसके बाद जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये किसके कॉन्टेक्ट में होता है, थोरैसिक लाइनिंग बनाता है, थोरैसिक चैम्बर की लाइनिंग के कांटेक्ट में होता है। उसके बाद जो होता है इनर वाले को विसरल बोलते हैं, जो लंग सरफेस के कांटेक्ट में होता है। उसके बाद दोनों को मिला के प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनमें भरा होता है प्लूरल फ्लूइड जो मदद करता है किसमें प्रोटेक्ट करता है, ये आउटर हमें प्रोटेक्शन देता है आउटर शॉक से, और फ्रिक्शन को लंग सरफेस पे क्या करता है रिड्यूस करता है। ये रखे होते हैं थोरैसिक चैम्बर में। थोरैसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर होते हैं। ये बने किससे होते हैं, डॉर्सली थोरैसिक चैम्बर बने होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली बने होते हैं स्टर्नम से, लेटरली बने होते हैं रिब से, लोअर साइड से किससे बने होते हैं डायाफ्राम डोम शेप के होते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं, केवल मैमल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद डायाफ्राम किसको एब्डोमेन को थोरैक्स से कौन अलग कर रहा है, डायाफ्राम अलग कर रहा है। चलो ये बातें हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आखिर में बहुत आसान टॉपिक है, ब्रीदिंग कैसे होता है उसका तरीका क्या है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग,
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का तरीका। चलो देखना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग 2 स्टेप में होता है। ब्रीदिंग 2 स्टेप में होता है, सांसें लेना सांसें छोड़ना, एक ब्रीदिंग हुआ। तो सांसें लेने को बोलते हैं इंस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं तो इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन छोड़ रहे हैं, रेस्पायरेशन में क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एक्स मतलब एग्जिट, एक्सपायरेशन। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, सांसें छोड़ रहे हैं। इंस्पायरेशन जो होता है ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगती है, सांसें लेने में तो एनर्जी लगती है लेकिन सांसें छोड़ने में एनर्जी नहीं लगती, ये पैसिव प्रोसेस होता है। कौन से प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस। और उसके बाद इंस्पायरेशन जो होता है ये 2 सेकेंड के लिए, इसमें 2 सेकेंड लगता है, और उसके बाद ये जो होता है इसमें 3 सेकेंड लगता है। मतलब सांस लेने में कितना सेकंड लगता है, 2, और छोड़ने में कितना लगता है, 3। तो ब्रीदिंग, एक ब्रीदिंग अगर तुम्हें करना है तो कितना सेकंड लगेगा, सांस लेने में 2 सेकंड, सांस छोड़ने में 3, तो टोटल कितना होता है, 5। अच्छा, 1 मिनट में कितनी बार लेंगे, तो 5 सेकंड में 1 बार ले रहे हैं, 5 सेकंड में 1 ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो 1 मिनट में 60/5 कितना करेंगे, 12, कितना हो जाएगा, 12। अरे भाई एक बार 5 सेकंड में क्या कर रहे हैं, 1 ब्रीदिंग, तो 60 सेकंड में कितना करेंगे, 12। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में लिखा 12 से 16, ये टाइम किसी में 12 होगा किसी में 13 होगा। एक हेल्दी इंडिविजुअल है तो 12 से 16 बार वो क्या कर सकता है, सांस ले सकता है, चाहे इंस्पायरेशन हो और चाहे एक्सपायरेशन हो। दोनों जो होता है, एक्सपायरेशन हो चाहे इंस्पायरेशन हो, ये होते हैं ड्यू टू, किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, प्रेशर में डिफरेंस की वजह से। अगर प्रेशर में डिफरेंस ना हो, ग्रेडियंट मतलब क्या, डिफरेंस किसके किसके बीच, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और लंग्स मतलब, एटमॉस्फेयर मतलब बाहरी वातावरण, और लंग्स मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर। अच्छा, लंग्स जो होता है, लंग्स जो होता है उसके प्रेशर को बोलते हैं लंग्स के अंदर पाए जाने वाले प्रेशर। ये हमने मान लो बना दिया तुम्हारे सामने लंग्स, और ये क्या है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो भी प्रेशर लगाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर में जो हवा वो भी क्या लगाएगा, प्रेशर, तो उसे क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लंग्स के अंदर जो हवा है वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, तो उसे बोलेंगे इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स, प्रेशर मतलब प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उसे क्या बोलेंगे, आईपीपी मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलेंगे। अब देखना कब इंस्पायरेशन होगा कब एक्सपायरेशन होगा। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज अपनी हाई प्रेशर से या हाई कॉन्सेंट्रेशन से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। इसका मतलब अगर सांस तुम्हें बाहर से अंदर ले जाना है तो यहां का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, यहां का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन आईपीपी, इंट्रा पल्मोनरी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है किसकी तुलना में, लंग्स की तुलना में। तो ज्यादा से कम की तरफ क्या हो गया, हवा चला गया, तो इसे इंस्पायरेशन बोलेंगे। तो इंस्पायरेशन की कंडीशन ये है। एक्सपायरेशन की कंडीशन क्या है, देखो एक्सपायरेशन की कंडीशन क्या होती है। अब बताओ, बाहर निकालना है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है, मतलब अब आईपीपी यहां प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बाहर प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सांसें यहां से कहां चली जाएंगी, यहां। तो अब यहां क्या होना चाहिए, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए एक्सपायरेशन में, आईपीपी इज क्या होना चाहिए, आईपीपी इज ग्रेटर देन एपी। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज्यादा। यहां प्रेशर ज्यादा यहां कम, तो सांसें क्या हो गई, बाहर आ गई। लेकिन क्वेश्चन बनता है कैसे प्रेशर ये ज्यादा हो रहा है, कैसे ये प्रेशर कम हो रहा है। तो उसके लिए हम बताएंगे। चलो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है, 2 सेकंड के लिए होता है, और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होता है, एनर्जी नहीं लगती है इसमें, ये 3 सेकंड के लिए होता है। अच्छा, दोनों चाहे एक्सपायरेशन हो चाहे इंस्पायरेशन हो, ये डिपेंड करता है ये किसकी वजह से होता है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। अगर यहां प्रेशर सेम यहां प्रेशर सेम, नेट मूवमेंट हवा का कहीं से कहीं नहीं होगा ना। अब लंग्स में पाए जाने वाले प्रेशर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नाम देते हैं, एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले प्रेशर का क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लंग्स के प्रेशर से आईपीपी से ज्यादा है तो हवा अंदर जाएगा। अगर लंग्स का प्रेशर जो है वो, आई एम सॉरी मैंने क्या बोला मुझे याद नहीं है। अगर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर लंग्स के प्रेशर से ज्यादा तो हवा अंदर जाएगा, अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो क्या होगा, लंग्स से हवा बाहर निकल जाएगा। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे ज्यादा हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, तो इसके लिए एक बात समझो। अच्छा, हम अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो यहां क्या होगा, यहां होता है वर्टिब्रल कॉलम, और आगे की तरफ देखेंगे टाई शेप का यहां होता है स्टर्नम, और यहां से पीछे से क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, दो वर्टिब्रल और रिब्स जो होता है यहां जुड़ा होता है। दो रिब्स के बीच में पाए जाते हैं मसल्स। क्या पाए जाते हैं, मसल्स पाए जाते हैं दो रिब्स के बीच में। दो रिब्स के बीच में क्या पाए जाते हैं, मसल्स। कॉस्टल मतलब होता है मसल्स, इंटर मतलब होता है बीच में। दो रिब्स के बीच में जो मसल्स पाए जाते हैं उसे बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। अच्छा, ये मसल्स की दो लेयर होती है, एक आउटर, एक होती है बाहर की तरफ जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक होता है अंदर की तरफ जिसे बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। जनरली जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो यूज होता है क्या, नॉर्मल ब्रीदिंग में यूज होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और फोर्सफुल ब्रीदिंग में यूज होता है, जब फोर्सफुल तब कौन यूज होगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का भी यूज होगा। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो ये बातें हो गई। उसके बाद बात करते हैं, अगर तुम्हें एक चीज पता हो, प्रेशर इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास को कांस्टेंट माना जाए तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। मतलब दोनों में से उल्टा करेंगे। कहां चला गया भाई, हाँ इधर देखना। अब बात करते हैं, हम पहले इंस्पायरेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंस्पायरेशन। अच्छा, इंटरकॉस्टल मसल दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल नॉर्मल ब्रीदिंग में यूज होता है, फोर्सफुल ब्रीदिंग में इंटरनल यूज होता है। प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटता जाएगा। चलो हम बात करते हैं, इंस्पायरेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंस्पायरेशन आज कर लेते हैं। इंस्पायरेशन में जो होता है, जब इंस्पायरेशन शुरुआत होता है, जब सांस लेना हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये डायाफ्राम जो होता है, डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। डायाफ्राम अभी किस शेप का था, डोम शेप का था। मतलब कैविटी कितनी थी, ये हम है, मान लो ये कैविटी अभी इतनी थी ना। अब ये देखो, अब ये क्या हुआ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये समझ लो एक तरीके का स्प्रिंग है। देखो कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसे होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन स्प्रिंग टाइप का, स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब फैल गया। अब रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो एनर्जी चाहिए, लेकिन रिलैक्सेशन खुद हो जाएगा कि नहीं। देखो स्प्रिंग खींचने में ताकत लगेगी, लेकिन अपने नॉर्मल पोजीशन जाने में ताकत नहीं लगेगी, अपने आप हो जाएगा। तो इसी प्रकार इंस्पायरेशन हम करते हैं, एक्सपायरेशन खुद ही हो जाता है। समझ रहे हो ना, अपने आप हो जाता है। इधर अब हम बात करते हैं, ये जो होता है अब ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा मतलब अब क्या होगा, ये धीरे धीरे अभी डोम शेप से क्या होगा, फ्लैट होने लगेगा, नीचे की तरफ आएगा, एब्डोमेन की तरफ पुश होगा, एब्डोमेन की तरफ। ये देखो फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट में फ्लैट हो गया एकदम। तो बताओ अभी तक कैविटी कितनी थी, अभी तक कैविटी थी इतनी, अब कैविटी कितनी हो गई, इतनी। बढ़ गया कि नहीं। तो इसका मतलब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरैक्स का कैविटी बढ़ा कि नहीं। तो वॉल्यूम कह सकते हैं, थोरैसिक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ऊपर नीचे, एंटीरियर पोस्टीरियर। इंटीरियर मतलब ऊपर की तरफ, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। तो चलो एंटीरो पोस्टीरियर साइड से बढ़ रहा है, एंटीरो पोस्टीरियर। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, साथ ही साथ किसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्योंकि नॉर्मल में कौन यूज होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसमें होगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या करेगा, रिब्स एंड स्टर्नम को लिफ्ट अप, ऊपर की तरफ उठाएगा, लिफ्ट अप। ये देखो ऐसे करता है,
ऐसे। तो बताओ यहां अब क्या हुआ, अभी तक क्या था, अभी तक ये इतना था, तो कैविटी इतनी थी, अब ये आगे की तरफ, आगे पीछे बढ़ा, आगे वेंट्रल डॉर्सल, डॉर्सो वेंट्रली इंक्रीज किया, मतलब कुल मिला के साइज बढ़ा, डॉर्सो वेंट्रली इंक्रीज किया। तो इसमें भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैसे, डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो वेंट्रली। देखो कुल मिला के दोनों अगर देखा जाए ओवरऑल वॉल्यूम, ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा है दोनों मिला के, एक ऊपर नीचे बढ़ रहा है, एक ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है और ऐसे बढ़ रहा है, कुल मिला के थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, इंक्रीज किया। अगर हमने बताया थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा मतलब लंग्स भी आगे आएगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि कुछ भी अगर थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज होगा तो लंग्स के वॉल्यूम में चेंज होगा। तो बताओ पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ा, पल्मोनरी वॉल्यूम ये भी क्या किया, इंक्रीज किया। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज किया तो अब क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज किया, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स का प्रेशर घटेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इतना कम हो गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके तुलना में क्या हो गया, ज्यादा। तो अब क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा मतलब लंग्स में प्रेशर कम, मतलब हवा अंदर, जब हमारा लंग्स फूलता है तो सांस लेते हैं तो लंग्स फूलता है ना, इधर देखना। तो कहने का मतलब इसमें क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा, क्या होगा, इंस्पायरेशन। अब बच्चा इंस्पायरेशन में बताओ क्या हुआ, इंस्पायरेशन में क्या हुआ, एक्सटर्नल सबसे पहले इनिशिएट कैसे होता है, डायाफ्राम जो होगा डोम शेप से ये क्या होने लगता है, फ्लैट होने लगता है, एब्डोमेन की तरफ पुश होने लगता है, जिससे कि एंटीरो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ता है। उसके बाद रिप्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो रिप्स और स्टर्नम को ये ऊपर की तरफ उठाता है, तो मतलब इसमें ऐसे वॉल्यूम बढ़ा। कुल मिला जुला के डॉर्सोवेंट्रली थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, क्या बढ़ा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा। अब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इतना अगर कम हो गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया तो हवा बाहर से क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। अब देखना अगर हम बात करें, अब स्प्रिंग को हमने खींच दिया, अब उसके बाद जब स्प्रिंग को हमने खींच दिया, अगर हम ताकत लगाना बंद करेंगे तो स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। सेम यहां भी है, स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया, खींचा, लेकिन जब स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो ताकत नहीं लगाना पड़ेगा, एक्सपायरेशन में ताकत नहीं लगा, अपने आप हो गया, क्योंकि जो ये जबरदस्ती जो हमने ये किया था, ये स्प्रिंग है समझ लो, इसको खींचा ऐसे, फिर नॉर्मल पोजीशन पे तो अपने आप आ जाएगा। तो डायाफ्राम जो होगा अब क्या होगा, एक्सपायरेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में जो होता है वहां कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, नो कॉन्ट्रैक्शन, वहां क्या होगा, अब रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन अपने आप हो जाएगा, रिलैक्सेशन होगा। तो डायाफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट करा था वो रिलैक्स हो जाएगा, और अब क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा जो बढ़ गया था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये सब जब रिलैक्स करेंगे तो डायाफ्राम हो गया, रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, ये सब अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन पे। नॉर्मल मतलब पहले जैसे पोजीशन पे आ गए। अगर नॉर्मल पोजीशन पे आ गए तो मतलब थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गया, घटा। यहां जो डॉर्सोवेंट्रली इंक्रीज हो गए तो वो क्या हुए, डिक्रीज हो गए। तो थोरेसिक ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज। अगर ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज तो मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर जैसे जैसे ये लंग्स जैसे जैसे वॉल्यूम घटता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ते बढ़ते ऐसा एक समय आया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, हवा एक्सपल्सन हो जाएगा, उसका बाहर निकल जाएगा, अंदर से क्या हो जाएगा, बाहर। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ब्रीदिंग दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के ब्रीदिंग होते हैं, दो टाइप के होते हैं। चलो इसको मिटा दे रहे हैं। ब्रीदिंग एक होता है नॉर्मल ब्रीदिंग, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 12 से 16 ही बार सांस ले सकते हैं। हम सांस लेना देना मतलब ब्रीदिंग का रेट क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मान लो तुम दौड़ने निकल गए तो क्या होगा, अब क्या होगा, तुम्हारी सांसें क्या हो जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है कि नहीं। तो ब्रीदिंग जो होता है दो टाइप का होता है। ब्रीदिंग जो होता है, एक होता है जो नॉर्मली हम सांस लेते हैं, जिसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसमें हम क्या, नॉर्मल ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं।
उसके बाद एब्डोमिनल ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग, तो हमारे पास एडिशनल मसल्स होता है, कुछ एडिशनल मसल्स होते हैं, अतिरिक्त मसल्स होते हैं जो डायफ्राम के अलावा एब्डोमेन में जो होता है, कुछ अतिरिक्त मसल्स होते हैं जो हमारी क्षमता बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। नॉर्मली एक इंडिविजुअल कितना, हेल्दी इंडिविजुअल कितना ले सकता है, 12 से 16 बार, लेकिन हमारे पास क्षमता अपनी ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कुल मिला जुला के ब्रीदिंग का रेट बढ़ाने की क्षमता है कि नहीं। अच्छा, ब्रीदिंग में सांसें अंदर लेते हैं और नॉर्मली सांसें छोड़ते हैं। कितनी सांसें ले रहे हैं, कितनी सांसें छोड़ रहे हैं, ये भी एक 500 ml लेते हैं, 500 ml छोड़ते हैं। मान लो अगर 500 ml नहीं ले पा रहे हो, मतलब तुम्हें लंग्स की बीमारी है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए आता है स्पायरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, स्पायरोमीटर। ये एस्टिमेट अंदाजा बताता है वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना एयर इन्वॉल्व है ब्रीदिंग मूवमेंट, मतलब कितना एयर तुम ले रहे हो ब्रीदिंग मूवमेंट। तो अगर तुम्हें पता लगाना हम कितनी सांसें ले पा रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट आता है, इसका यूज करेंगे और ये हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट। ये असेसमेंट पल्मोनरी फंक्शन की हमारा मूल्यांकन करता है, हमारा लंग्स किस लेवल पे काम कर रहा है, सही है या अनफंक्शन मतलब एबनॉर्मल है। तो ये मदद करता है क्लिनिकल असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन। असेसमेंट किसका असेसमेंट करता है, पल्मोनरी फंक्शन का, पल्मोनरी फंक्शन। तो ये अपनी बातें हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्रीदिंग दो टाइप का होता है, एक होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एक होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग जो सांसें लेते हैं, एक होता है फोर्सफुल ब्रीदिंग। हमारे पास डायफ्राम को छोड़ के कुछ एब्डोमेन में एडिशनल मसल्स होते हैं जो हमारी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल 1 मिनट में 12 से 16 बार पर मिनट, 1 मिनट में कितना, 12 से 16 बार सांसें ले, मतलब ब्रीदिंग कर सकता है। उसके बाद देखो इस ब्रीदिंग करने के लिए कितना मूवमेंट हुआ एयर का, उसको कैसे नापेंगे, स्पायरोमीटर। इसका मतलब स्पायरोमीटर जो होता है, वो किसमें मदद करता है, वो असेसमेंट के लिए पल्मोनरी फंक्शन के मूल्यांकन के लिए जरूरी है। चल अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। बहुत आसान टॉपिक, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पे बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बहुत आसान है, रेस्पिरेट बस करके एक बार देख लो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पे बात करते हैं। तो देखना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में अगर जो नॉर्मल सांसें, टाइडल वॉल्यूम होता है, पहला है टाइडल वॉल्यूम। जो नॉर्मल सांसें हम लेते हैं, नॉर्मल जो इंस्पायरेशन करते हैं और जो एक्सपायरेशन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। और ये नॉर्मली हम कितना हवा लेते हैं, 500 ml लेते हैं और 500 ml ही क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो नॉर्मली हम जब सांस ले रहे हैं तो 500 ml ले रहे हैं, 500 ml छोड़ रहे हैं। उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी और कितना क्षमता है अपने अंदर हवा रिजर्व करने का, इकट्ठा करने का, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब टाइडल वॉल्यूम को छोड़कर जितनी सांसें अंदर ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम को छोड़कर जितनी सांसें अंदर, जबरदस्ती जितनी सांसें अंदर ले सकते हैं, उसे बोलते हैं क्या, हम बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं क्योंकि लिखने में बड़ा टाइम लग जाएगा। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। फोर्सिबल मतलब जबरदस्ती। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी सांसें जबरदस्ती ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम के बाद जितनी सांसें जबरदस्ती ले सकते हैं, उसको बोलते हैं IRB। और कितनी सांसें ले सकते हैं, 2500 से 3000 ml एक टाइम में। अच्छा, अगर 500 एक बार में ले रहे हैं तो 1 मिनट में 12 से 16 बार रेस्पिरेशन हो रहा है। तो अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा,
6000, 1 मिनट का निकालोगे तो 6000 से 8000 ml पर मिनट, एक बार में 500 ml टाइडल वॉल्यूम, और 1 मिनट में 6000 से 12000 ml पर मिनट। अच्छा, IRB टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी सांसें जबरदस्ती ले सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? देखो ये टाइडल वॉल्यूम, ये क्या होगा? IRB। IRB मतलब क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी, एक्स मतलब निकालना, अब वैसे होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। एडिशनल मतलब क्या? एडिशनल मतलब क्या? के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो हम वाई कह सकते हैं टीबी के अलावा, मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी सांसें हम जबरदस्ती छोड़ सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERB। क्या बोलेंगे? ERB बोलेंगे। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब, एडिशनल मतलब के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो भी सांसें हम फोर्सिबल एक्सपायरेशन, जबरदस्ती निकाल सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। पहले देखो, सर्दी हुई निकल जाएगा ना, इधर पहले क्या है? इधर पहले क्या है? टाइडल वॉल्यूम छोड़ेंगे, उसके बाद जबरदस्ती वाला छोड़ेंगे, उसे क्या बोलेंगे? ERB। क्या बोलेंगे? ERB। और इसका वॉल्यूम होता है 1000 से 1100 ml पर टाइम, एक बार में 1000 से 1100 ml छोड़ सकते हैं। अब देखना, अब बात करेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल सांस लेने की क्षमता क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसे बोलते हैं शॉर्ट में EC। क्या बोलते हैं? EC। तो देखो कुछ नहीं है, जितनी सांसें टोटल ले सकते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, जितनी सांसें हम ले सकते हैं, हमारे पास जो क्षमता है, तो हमारे पास सांस लेने की क्षमता क्या है? नॉर्मल एक्सपायरेशन करो, क्या निकाला? टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद जितनी सांसें ले सकते हो, कितना? पहले टाइडल वॉल्यूम लोगे, उसके बाद जबरदस्ती वाला लोगे, तो हमारी कैपेसिटी क्या है? टीबी प्लस जबरदस्ती वाला IRB। नॉर्मल वाला लेंगे, उसके बाद जबरदस्ती वाला, उसके बाद ऐसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगा, सांस छोड़, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितनी सांसें छोड़ सकते हो, पहले क्या छोड़ोगे? टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद जबरदस्ती वाला, तो दोनों को मिला देंगे तो ये हमारी कैपेसिटी बता देगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसे क्या बोलेंगे? EC। अच्छा, EC इक्वल टू क्या होगा? TB प्लस ERB। अब वॉल्यूम तुम रखते जाना, देख लेना ना। अब देखो, अब टोटल वॉल्यूम छोड़ने के बाद, टोटल फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद, जो भी अभी जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद जो भी लंग्स में हवा बचा रह गया, उसे जो नहीं निकल सकता, अब उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, बचा हुआ वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इससे ये पता लगाया जाता है बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है या मारने के बाद, पैदा होने के बाद मार दिया गया है, इससे पता लगाया जाता है RB से। और ये क्या होता है? RB की डिफिनेशन क्या होती है? जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद अभी भी जो लंग्स में हवा बचा रह गया, उसे क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम बचा रहता है? 1100 से 1200 ml। अब तुमसे पूछ सकता है, बताओ फोर्सिबल एक्सपायरेशन के करने के बावजूद, हवा जबरदस्ती निकालने के बावजूद भी क्या हुआ? रेसिडुअल लंग्स कोलैप्स नहीं किया आपस में, क्यों? चिपका नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम बाकी है अभी। चलो उसके बाद बात करते हैं, एक होता है, अब हमने क्या कहा? जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद जो वॉल्यूम लंग्स में बचा रह जाए उसे क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। एक होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। कहने का मतलब है नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो लंग्स में हवा बचा रहता है, यहां जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद जो लंग्स में हवा बचा रह गया उसे क्या बोलेंगे? जबरदस्ती सांस छोड़ा मतलब TB भी निकाल दिया, ERB भी निकाल दिया, मतलब कुछ निकालने को नहीं है, जो निकाल नहीं सकते उसे RB। लेकिन नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो लंग्स में हवा बचा रहता है, मतलब लंग्स में अभी जबरदस्ती वाला जो छोड़ना वो हवा बचा है, और ये RB बचा जो इसे निकाल नहीं सकते। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो लंग्स में हवा बचा रह जाता है उसे क्या बोलते हैं? FRC। क्या बोलते हैं? FRC। तो इतनी बातें हो गई। अब आगे बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, देखो हमसे हिंदी में सुन लो, दो डिफिनेशन इसका दिया है। जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद, जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद जितनी जबरदस्ती सांस ले सकते हो, तो जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद पहले देखो 3 स्टेप में जबरदस्ती सांस छोड़ेंगे,
पहले जो जबरदस्ती छोड़ा उसको लोगे, नॉर्मल हुए, फिर टीबी, फिर अब जबरदस्ती वाला लोगे, समझ रहे हो ना। तो पहले जो जबरदस्ती छोड़ा है पहले उसको लोगे, ईआरबी लोगे, उसके बाद क्या लोगे, टीबी, 3 स्टेप में देखो। उसके बाद जबरदस्ती वाला लोगे, देखो तो पहले नॉर्मल हुए, टीबी, आईआरबी, एक डिफिनीशन तो ये बन गया। उसके बाद जबरदस्ती सांस लेने के बाद जितनी सांसें छोड़ सकते हैं, तो जबरदस्ती पहले जब सांस लेंगे तो पहले वो सांस छोड़ेंगे जो जबरदस्ती लिया था, जबरदस्ती जो लिया था उसको छोड़ा हमने, आईआरबी। फिर अब देखो नॉर्मल हो गए, फिर टीबी छोड़ेंगे, फिर क्या छोड़ेंगे, ईआरबी छोड़ेंगे। मतलब बात तो सेम ही है ना दोनों, वॉल्यूम इतना हो गया तो इसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब बताओ लंग्स में इतना लंग्स में क्या है, आरबी है जिसे निकाल नहीं सकते, और उसके बाद इसमें क्या है, आईआरबी है, उसके बाद क्या है, ईआरबी है, आईआरबी भी इकट्ठा हो सकता है, टाइडल वॉल्यूम भी इकट्ठा हो सकता है। ये लंग्स में टोटल हवा है, वॉल्यूम है जो इकट्ठा हो सकता है, तो इसे बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब तुम देख लेना, आरबी 1200 रख देना मैक्सिमम, इसको 1100, इसको 3000 रख दो या 2500 रख दो, इसको 500 रख दो, कैलकुलेट कर लेना तो लगभग 5800 के करीब आएगा, देख लेना एक बार, इसी के करीब आएगा। तो इसे बोलते हैं लंग्स में जितनी हवा एकोमोडेट शामिल हो सकती है उसे बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो ये अपनी क्या हो गई, टोटल लंग्स, TLC, टोटल लंग्स VC, वाइटल कैपेसिटी। तो इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। चलो अब हम मिटा रहे हैं इसको, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम जितना नॉर्मल सांस लेते हैं और जितना नॉर्मल सांस छोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम जो होता है, टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो होता है 500 ml पर टाइम, मतलब एक बार में। लेकिन एक मिनट में बात करें तो 6000 से 8000 हो जाता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जबरदस्ती जो सांस ले रहे हैं टीबी के अलावा मतलब टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद जो जबरदस्ती सांस ले रहे हैं उसे बोलेंगे आईआरबी। ये क्या होता है, 2500 से 3000। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब होता है ईआरबी। ईआरबी मतलब क्या होता है, जबरदस्ती जो सांस छोड़ रहे हैं टाइडल वॉल्यूम के अलावा। उसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल सांस कितनी ले सकते हैं, टीबी और ईआरबी। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी सांसें ले सकते हैं, टीबी ले सकते हैं, उसके बाद क्या ले सकते हैं, आईआरबी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल सांस लेने के बाद जितनी सांसें छोड़ सकते हैं, टीबी छोड़ सकते हैं, आईआरबी क्या छोड़ सकते हैं, ईआरबी छोड़ सकते हैं। लेकिन जब जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद जो सांस लंग्स में बचा रह जाए उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो लंग्स में सांस हवा बचा रह जाए उसे बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल। अभी ईआरबी है इसमें और क्या है, आरबी है। वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, ईआरबी, आरबी और टीबी आता है। डिफिनीशन कैसे बनाएंगे, जबरदस्ती सांस लेने के बाद जितनी सांसें तुम छोड़ सकते हो या जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद जितनी सांसें तुम ले सकते हो, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हाँ वाइटल कैपेसिटी। और टोटल जो लंग्स में हवा इकट्ठा हो सकता है उसे क्या बोलेंगे बच्चा, उसे बोलेंगे टोटल जो लंग्स में हवा इकट्ठा हो सकता है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं क्या, टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, एक मिनट ठीक है चल रहा है इधर। अब हम अगर बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किस पे बात करेंगे, हमें हमारा अगला टॉपिक क्या है, यही है हाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का अदला बदली, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड समझना है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर exerted या कंट्रीब्यूटेड बाई इंडिविजुअल गैस, एक गैस द्वारा लगाया गया प्रेशर इन अ मिक्सर ऑफ गैस। मिक्सर मतलब ढेर सारे गैस हैं, वहां जो गैस अपना अपना, मान लो ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, डी गैस है, ई गैस है, सब गैस अपना अपना प्रेशर लगा रहे हैं, सब गैस का एक प्रेशर है, सब गैस का अपना अपना लगाया गया प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाई, प्रेशर जो मदद की मतलब एक्सर्ट लगाया जाता है इंडिविजुअल गैस द्वारा इन मिक्सर ऑफ गैस। मिक्सर ऑफ मतलब ढेर सारी गैस में जो इंडिविजुअल गैस अपने प्रेशर लगाती हैं उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अगर ये लिखा होगा PO2 तो हम क्या PO2 मतलब किसके लिए लिखा है, पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन। अगर लिखा होगा PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर फॉर
CO2। किसके बाद बात किया जा रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और एक बात हमें इसको स्टार्ट करने से पहले और जान लेना है कि जो होता है क्या जान लेना है? हमें जानना है चीजें अपनी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। उसके बाद एक बात और जान लेना है, एटमॉस्फेयर में जो होता है अगर 100% गैस है, एटमॉस्फेयर में जो होता है, एटमॉस्फेयर में अगर 100% गैस है तो उसमें जो होता है 100% जो गैस है उसमें से 21% कौन होता है? ऑक्सीजन। और CO2 कितना होता है? 0.03%। 0.03 3 बार बोल रहे हैं 0.03, कोई मतलब होगा इसका। अब ये इसका पार्शियल प्रेशर अलग होगा, इसका पार्शियल प्रेशर अलग होगा। 21% जो पार्शियल प्रेशर लगाता 159 mm ऑफ Hg। कितना लगाता है? पार्शियल प्रेशर को नापने का तरीका है mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर में नापते हैं। और 0.03 फिर से हम लिख दे रहे हैं, यहां आराम से बोल रहे हैं, 0.03 जो प्रेशर लगाएगा वो होगा 0.3 mm। बच्चे यहां पर बहुत गलत करते हैं, क्योंकि देखो बच्चा 0.03 हवा है, कितना हवा पाया जा रहा है, ये कितना उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर आराम से निकाल सकते हैं। तो अब नहीं बताएंगे यहां पर प्रेशर कैसे, ये एक 159 कैसे आया, 0.3 कैसे आया, आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां नहीं बता सकते क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। इधर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस का क्या करेंगे? अदला बदली करेंगे। क्या करेंगे? अदला बदली। अच्छा, एटमॉस्फेयर में जो होता है, अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें, PO2 की बात करें तो कितना है? 159 mm ऑफ Hg। और PCO2 की बात करें तो कितना है? 0.03 नहीं, 0.03% है, 0.3 mm ऑफ Hg। चलो, उसके बाद ये कहां जाएगा? लंग्स को हम ना बना के लंग्स का एक क्या बना दे रहे हैं? एल्वियोलाई। क्या बना दे रहे हैं? एल्वियोलाई बना दे रहे हैं। अच्छा, एल्वियोलाई से फिर ये कहां जाता है? हार्ट तक जाता है। कहां तक जाता है? हार्ट तक जाता है। राइट हार्ट, लेफ्ट हार्ट। यहां जो होता है हार्ट के पास क्या होता है? यहां से ब्लड वेसल्स होता है जिसको नाम देते हैं पल्मोनरी वेन। क्या नाम देते हैं? पल्मोनरी वेन, जो लंग से ये लेफ्ट है, ये राइट है। उसके बाद यहां से हम, भैया देखो बच्चा, मैं अभी यहां कॉन्सेप्ट नहीं ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर पढ़ा रहा हूं। ये जाता है, इसे बोलते हैं सिस्टेमिक आर्टरी। क्या बोलते हैं? ये हार्ट तक गया, हार्ट से निकला, वो कहां से निकलता वो अलग बात है। सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो करता है। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। उसके बाद यहां होता है सेल या टिश्यू। क्या होता है? सेल या टिश्यू। हम बना दे रहे हैं टिश्यू, ढेर सारे सेल बना दो। अब क्या हुआ? यहीं से फिर एक पाइप ये निकला होता है जिसे बोलते हैं, इसे क्या बोला है? सिस्टेमिक वेन। ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिस्टेमिक वेन जो क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड मतलब गंदा ब्लड मतलब जिसमें CO2 की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, अब ये जो होता है खुलता है हार्ट में। कहां खुलता है? हार्ट में। हार्ट से फिर एक पाइप निकला होता है जो कहां तक जाता है? जो जाता है लंग्स तक, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये सब क्लियर होगा कहां? अगले वाले चैप्टर में सब क्लियर होगा कि क्या क्या पल्मोनरी आर्टरी क्या है, वेन क्या है। तो बताओ, एटमॉस्फेयर से कहां आया? एल्वियोलाई से कहां गया? पल्मोनरी वेन से हार्ट से कहां? सिस्टेमिक आर्टरी। उसके बाद टिश्यू ने O2 का यूज किया और क्या निकाला? CO2 निकाला। CO2 कहां चला गया? मतलब राइट साइड चला गया हार्ट के। ये उसके बाद कहां चला गया? पल्मोनरी आर्टरी से एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर। तो ये है ट्रांसपोर्ट। लेकिन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट ऐसे होता है, बस हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो एल्वियोलाई में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? 159 और 0.3। एल्वियोलाई में जो प्रेशर होता है वो होता है, एल्वियोलाई में जो प्रेशर होता है वो होता है कितना? PO2 होता है 104, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 40। सिस्टेमिक आर्टरी में अगर हम रटें, सिस्टेमिक आर्टरी में जो होता है PO2 होता है 95। PO2 कितना होता है? 95। और PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है? 40।
अब आते हैं यहां पर, देखो यहां से देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से हुआ, एटमॉस्फेयर से कहां आया, एल्वुलाई में, एल्वुलाई से कहां आया, पल्मोनरी वेन, हार्ट, उसके बाद कहां, सिस्टेमिक आर्टरी, उसके बाद अब कहां चला गया, ये टिश्यू तक चला गया। अब टिश्यू को क्या करेगा, तोड़ेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज निकलेगा यहाँ CO2 बढ़ेगा, तो यहाँ टिश्यू लेवल पर जो PO2 होता है वो होता है CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ PO2 होता है वो कम होता है 40, और जो PCO2 होता है वो होता है 45, मतलब क्या होता है, ज्यादा। अब देखो CO2 जो होता है यहां बढ़ गया तो CO2 यहां जाएगा। अब यहां पर भी वही सेम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेरा मानना यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलो कोशिश करना देखने की, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। यहां सिस्टेमिक जो वेन होता है, यहां PO2 जो होता है वही टिश्यू जैसा होता है 40, और PCO2 क्या होता है 45। अब देखो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, बताओ यहां O2 का प्रेशर कितना है 159, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहां प्रेशर कितना है 104, तो हाई टू लो चला जाएगा। उसके बाद यहां प्रेशर कितना है 95, यहां प्रेशर कितना है ज्यादा 104, तो यहां से कहां चला आएगा यहां, उसके बाद कहां चला जाएगा टिश्यू में। अब O2 को छोड़ो, अब किससे मतलब है, CO2 को निकालना है, O2 तो यूज हो गया, अब CO2 को निकालना है। CO2 जो होगा वो देखो यहां प्रेशर कितना है, यहां प्रेशर कितना है CO2 का 45, और यहां कितना है 40, तो हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चला जाएगा। और यहां कितना है 40 एल्वुलाई में, और एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में कितना 0.3, तो ये ज्यादा ये कम। अब ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो हाई प्रेशर से चीजें कहां जाती हैं, लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो ये हमारी बात हो गई। ऐसे होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है, अच्छा पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होता है, हर एक गैस द्वारा लगाया गया प्रेशर को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। उसके बाद जो होता है चीजें अपनी हाई प्रेशर से कहां जाती हैं, लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। एटमॉस्फेयर में जो होता है 21% ऑक्सीजन जो होता है, जो प्रेशर कितना लगाता है 21% जो ऑक्सीजन होता है वो 159 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगाता है। 0.03 जो हवा होता है CO2 वो कितना प्रेशर लगाता है, वो प्रेशर लगाता है, वो कितना प्रेशर लगाता है 0.3 mm ऑफ Hg। अब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, गैसेस का अदला बदली हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस का अदला बदली हो रहा है वो दो लेवल पर हो रहा है। एक है यहां पर हो रहा है अदला बदली, O2 लिया और CO2 छोड़ दिया, पहला यहां, और दूसरा कहां हो रहा है, ये देखो यहां पर हो रहा है, ब्लड और टिश्यू के बीच में, ब्लड से O2 लिया और ब्लड में CO2 डाल दिया। तो कहां कहां होता है, एल्वुलाई और बिटवीन किसके बीच, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है। अगर बात करें एल्वुलाई, तो सबसे पहली बार डिफ्यूजन कहां हुआ है, सबसे पहली बार गैसियस एक्सचेंज कहां हुआ है, और गैसियस एक्सचेंज जो होता है, गैसियस एक्सचेंज पहली बार कहां हुआ है, एल्वुलाई। तो ये जो होता है एल्वुलाई को प्राइमरी साइट, प्राइमरी मतलब मुख्य जगह, पहली बार जहां हुआ प्राइमरी साइट ऑफ डिफ्यूजन का पहली बार जहां हुआ कहां हुआ है, एल्वुलाई। और ये जो डिफ्यूजन हो रहा है वो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। सिंपल डिफ्यूजन मतलब चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रही हैं, जैसा कि देख रहे हो, सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा सिंपल डिफ्यूजन किस पे आधारित, चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम, मतलब ज्यादा से 10 से 8 मान लो, या 10 से 7 मान लो, कुल मिला जुला के दोनों के बीच में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है कि नहीं। तो सिंपल डिफ्यूजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बेस्ड किस पे होता है, प्रेशर ग्रेडियंट, या बोल दो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होना चाहिए भैया ट्रांसपोर्ट के लिए, अगर ग्रेडियंट नहीं है तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, डिफरेंस। अच्छा एक्सचेंज में किसका किसका एक्सचेंज हो रहा है, देखो O2 का एक्सचेंज हो रहा है, और क्या लिया जा रहा है, अदला बदली किसका, O2 का CO2 के साथ हो रहा है। O2 जो है एटमॉस्फेयर से एल्वुलाई में जा रहा है, एल्वुलाई से ब्लड के द्वारा कहां जा रहा है, टिश्यू में जा रहा है। और CO2 इसी का उल्टा कर दो, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वुलाई, एल्वुलाई से एटमॉस्फेयर, एल्वुलाई से कहां जा रहा है, एटमॉस्फेयर। अब जो कितनी तेजी से, अच्छा यहां ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्रीदिंग में डिफ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। कितनी तेजी से डिफ्यूजन होगा वो दो बातों पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन किस लेवल पे, कितने तेजी से, एक मिनट में कितना तेजी से डिफ्यूजन हो रहा है, कितने टाइम में कितना तेजी से डिफ्यूजन हो रहा है, दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ
मेम्ब्रेन। अगर भैया मेम्ब्रेन पतला है तो डिफ्यूजन आसानी से होगा, जितना ज्यादा मेम्ब्रेन मोटा कर दो डिफ्यूजन आसानी से नहीं होगा। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस कितनी आसानी से कितनी तेजी से घुल रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब जानो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होता है, CO2 की सॉल्युबिलिटी कौन ज्यादा सॉल्युबल है ब्लड में, तो CO2 जो होता है इसकी सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है, 20 से 25 टाइम मोर ज्यादा होती है किससे, O2 से। मतलब ज्यादा सॉल्युबल कौन है, ज्यादा सॉल्युबल कौन है, CO2। तो डिफ्यूजन ज्यादा किसका होगा, मोर डिफ्यूजन किसका होगा, मोर डिफ्यूजन किसका होगा, CO2 का होगा। पर यूनिट अगर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोर डिफ्यूजन किसका होगा, CO2 का होगा। तो ये हमारी बात हो गई। अब बात करते हैं डिफ्यूजन जो हो रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो कोई ना कोई मेम्ब्रेन हो रहा है, देखो ये मेम्ब्रेन के आर पार डिफ्यूजन हो रहा है, ये मेम्ब्रेन है तो इसी को देखते हैं, इसी को बोलते हैं जहां जिस मेम्ब्रेन के आर पार डिफ्यूजन हो उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाने से पहले ये मिटाएंगे हम, क्या मिटाएंगे, ये बताओ। एटमॉस्फेयर में जो होता है PO2 कितना होता है 159 और PCO2 कितना होता है 0.3 mm ऑफ Hg। एल्विलाई में क्या होता है 104 और 40। जबकि सिस्टेमिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, PO2 होता है 95, PCO2 होता है 40। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या टिश्यू लेवल पर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू लेवल पर क्या होता है, वही PO2 कितना होता है 40 और PCO2 कितना होता है 45। मतलब PO2 कम है, PCO2 क्या है, ज्यादा है। अब बात करते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। किस पे बात करते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो इसी मेम्ब्रेन को हम जूम करेंगे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कितना लेयर, 3 लेयर। समझना, इसको मैं मिटा दूं, इसको भी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्विलाई लेवल पर हो सकता है, बिटवीन ब्लड और टिश्यू के बीच में हो सकता है। प्राइमरी साइड जो होता है एल्विलाई होता है, लेकिन दोनों जगह होगा किसके द्वारा होगा, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन किस पर बेस्ड है, कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट पे बेस्ड है। सिंपल डिफ्यूजन मतलब O2 को ले रहे हैं और CO2 को दे रहे हैं एटमॉस्फेयर से एल्विलाई, एल्विलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू, O2 जा रहा है और उसी को उल्टा कर दो, CO2 का डायरेक्शन है। रेट ऑफ डिफ्यूजन 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कितना थिक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस कितना सॉल्युबल है। ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसका होता है, CO2 का ज्यादा सॉल्युबल, 20 से 25 टाइम ज्यादा सॉल्युबल होता है किससे, किससे ज्यादा सॉल्युबल होता है, O2 से ज्यादा सॉल्युबल होता है। डिफ्यूजन किसके द्वारा होगा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और ये कितने मेम्ब्रेन से बने हैं, 3 लेयर, 3 लेयर से बने हैं। पहला लेयर जो होता है ये एल्विलाई का होता है। एल्विलाई जो होता है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। ये जो मेम्ब्रेन है थिन स्क्वैमस मतलब चपटा चपटा, स्क्वैमस एपिथेलियम, नॉन सिलिएटेड होता है। यहाँ सीलिया उलिया नहीं पाया जाता, एक बार पूछा गया सीबीएसई क्वेश्चन। हाँ, तो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद तीसरा लेयर, सर दूसरा कहाँ गया, दूसरा बता रहे हैं, यहां से गया होता है ब्लड कैपिलरी। क्या गया होता है, ब्लड कैपिलरी। और कैपिलरी बना होता है एंडोथीलियम से। किससे बना होता है, एंडोथीलियम। तो तीसरा लेयर ये हो गया एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। अच्छा, ब्लड है, कैपिलरी है, मतलब वेसल्स है, मतलब इसमें क्या होगा, ब्लड होगा, ब्लड होगा मतलब आरबीसी होगा, मतलब इसमें आरबीसी दिखाया हुआ है। और ये है एल्व्यूलर कैविटी, एल्व्यूलाई की क्या है, कैविटी। ये अब देखो, पहला लेयर ये हो गया, थर्ड लेयर ये हो गया। अब सेकंड में जो होता है इसके बेसमेंट में भरा होता है बेसमेंट सब्सटेंस। क्या भरा होता है, कुछ सब्सटेंस भरा होता है जिसे बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। तो पहला, दूसरा एंड तीसरा बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस। और इन तीनों को मिला दिया जाए तो इनकी थिकनेस जो होगी, टोटल थिकनेस जो होगी वो 1 मिलीमीटर से भी कम होगी। किससे कम होगी, 1 मिलीमीटर से भी इनकी थिकनेस क्या होगी, कम होगी। इतनी बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए थी। चलो अब बात करते हैं आगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होता है 3 लेयर से बना होता है। पहला थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्व्यूलाई, दूसरा बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन द पहला और थर्ड लेयर, तीसरा एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। इनकी टोटल थिकनेस कितनी होती है, 1 मिलीमीटर से क्या होती है, कम होती है। अब देखना, अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये जो गैसेस यहां से यहां जा रहा है उसका मैकेनिज्म क्या है, ट्रांसपोर्ट का तरीका क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट। तो गैसेस में O2 भी आता और CO2 भी आता है। अब O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड द्वारा। ब्लड में पाया जाता है आरबीसी। क्या पाया जाता है, ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी और प्लाज्मा पाए जाते हैं। आरबीसी द्वारा जो O2 97% O2 का ट्रांसपोर्ट आरबीसी द्वारा होता है और 3% जो होता है वो प्लाज्मा में घुल के जाता है, डिसॉल्व फॉर्म में।
डिसॉल्व फॉर्म में होता है ट्रांसपोर्ट। उसके बाद CO2 की बात करें तो आरबीसी द्वारा जो ट्रांसपोर्ट CO2 का होता है 20 से 25%, एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा 23%। उसके बाद जो होता है 70% लगभग 70% बाई कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। उसके बाद 3% बचा हुआ 7% ये किसके द्वारा होता है डिसॉल्व फॉर्म में। ज्यादा सॉल्युबल कौन है CO2, तो देखो यहां 3% यहां 7% है, डिसॉल्व फॉर्म में 7% का ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, फिर बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की अगर बात करें, किसकी बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है 97% आरबीसी कराता है। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमो मतलब हीम ग्रुप, ग्लोबिन मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, मतलब हीमोग्लोबिन को आयरन से बना हुआ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन सकते हैं, बोल सकते हैं आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें 4 हीम ग्रुप पाए जाते हैं। कितने हीम ग्रुप, 4 हीम ग्रुप पाए जाते हैं, 4 ग्लोबिन पाए जाते हैं। हीम ग्रुप, एक हीम ग्रुप एक मॉलिक्यूल का एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक हीमोग्लोबिन में कितने पाए जाते हैं, 4 हीम ग्रुप। तो 4 हीम ग्रुप कितने का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 4। तो प्रत्येक हीमोग्लोबिन ये मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं 4 O2 मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मैक्सिमम ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ा तो ये बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट सकता है फिर से, हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग। मतलब ये कहां होगा, ये होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां बनेगा, जहां O2 ज्यादा होगा, एल्ब्यूलाई पर। अभी बता रहे इसको, एल्ब्यूलाई लेवल पर। और टूटेगा कहां पर, टिश्यू लेवल पर। कहां टूटेगा, टिश्यू लेवल पर। चलो बता ही दे रहे हैं इधर, ये है एल्ब्यूलाई। क्या है, एल्ब्यूलाई। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां से निकाल दो क्या, ब्लड वेसल्स, और यहां क्या कर दो, एक सेल बना दो। अच्छा, ये ब्लड वेसल्स हमने फिर यहां तक पहुंचा दिया, मतलब एल्ब्यूलाई पे नहीं, चलो इधर हमने यहां पहुंचा दिया। अब देखो एल्ब्यूलाई पे क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा वो ब्लड में जाएगा, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ेंगे और क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस लेवल पर बन रहा है, एल्ब्यूलाई लेवल पर। और फिर ये हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, सेल में। हीमोग्लोबिन फिर से यहां CO2 लेगा और फिर से एल्ब्यूलाई पर चला जाएगा। तो मतलब ये कहां हो रहा है, टिश्यू लेवल पर। मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो जोड़ रहा है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल मतलब दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन सकता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन भी क्या हो सकता है, ऑक्सीजन अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम बात करें प्रत्येक हीमोग्लोबिन कितने मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, 4 मॉलिक्यूल। इनकी जो बाइंडिंग है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बन रहा है, इनकी बाइंडिंग जो होता है वो प्राइमरली डिपेंड करता है, मेनली डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मतलब O2 ज्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो जल्दी क्या होगा, हीमोग्लोबिन से क्या होगा, बाइंडिंग करेगा। अच्छा, तो हम यहां एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। देखो एक फॉर्मूला कुछ नहीं है ऐसा, एक सीक्वेंस है, देख लेना। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, तो मतलब हीमोग्लोबिन से ज्यादा जुड़ेगा, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा। डायरेक्टली मतलब जो यहां होगा वो यहां हो गया। अच्छा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने के लिए अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा दिया मतलब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया,
तो क्या हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। तो मतलब अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो वहां PCO2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। अगर ये ज्यादा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होगा। उसके बाद अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तब भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा, टूटने लगेगा। अगर तुमने एसिडिटी बढ़ा दिया तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा। अगर अब बताओ, अगर H+ बढ़ाओगे तो pH क्या होगा, घटेगा। जितना ज्यादा H+ बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगा, और एसिडिटी बढ़ेगा मतलब pH क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अरे H+ बढ़ेगा तो pH कम कैसे हो रहा है, 7 से, जब एसिडिटी बढ़ा रहे हो तो 7 से कम की तरफ जा रहा है ना, मतलब pH कम हो रहा है। तो ये एक बेसिक चीजें हैं, इसको याद कर लो। चलो अब बात करते हैं, ये है एल्ब्यूलाई। क्या है, एल्ब्यूलाई का लेवल। ये क्या है, टिश्यू। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो बताओ यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा, एल्ब्यूलाई पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, PO2 104 ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगा। तो बताओ अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो ये क्या होगा, कम होगा, PCO2 क्या होगा, कम। अगर PCO2 अगर ये ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम। सब उल्टा कर देंगे, कम। और क्या होगा, H+ क्या होगा, कम। अगर H+ कम तो pH ज्यादा, pH क्या होगा, ज्यादा। ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन, नीट 2021 यही पूछा गया था कि बताओ कि कौन सा कंडीशन यहां अप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा, CO2 कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, H+ कम होगा और pH ज्यादा होगा। अगर ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ऑक्सीजन को कम कर दिया जाए तो CO2 ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, H+ ज्यादा और pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो ये बात हो गई। लेकिन जब अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, ये मैक्सिमम 4 क्या करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अभी आया टिश्यू लेवल पर। कहां आया, टिश्यू लेवल पर। टिश्यू पे बात आके रुकी। अब टिश्यू पर हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन अलग होना चाहेगा हीमोग्लोबिन से क्योंकि इसे सेल में जाना है। तो टिश्यू लेवल पर हम जानते हैं PO2 क्या होता है, कम होता है, और PCO2 क्या होता है, ज्यादा। तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, और तो H+ क्या होगा, ज्यादा। अगर H+ ज्यादा तो pH क्या होगा, कम होगा। तो ये कंडीशन किसकी होती है, टिश्यू की कंडीशन होती है। यहां सारे फैक्टर फेवरेबल हैं, ऑल कंडीशन फेवरेबल हैं किसके लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के एसोसिएशन के लिए सारे कंडीशन क्या है, फेवरेबल है। और यहां सारे कंडीशन फेवरेबल है डिसोसिएशन के लिए, किसके लिए, अलग होने के लिए, अलग करने के लिए। CO2 ज्यादा हुआ अलग कर देगा, टेम्परेचर ज्यादा हुआ अलग कर देगा, H+ ज्यादा हुआ क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो ये सारे कंडीशन फेवरेबल हैं किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। ये बातें हो गई किस पे, ऑक्सीजन पे। किस पे बातें हो गई, ऑक्सीजन पे। अब एक कर्व आता है, ऑक्सीजन क्या आता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब देखना ये जो ये जो O2 जो हो रहा है, O2 जो हो रहा है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग किस लेवल पर हो रही है, लंग्स लेवल पर, और डिसोसिएशन का हो रहा है टिश्यू लेवल पर। अगर हम 100 ml ब्लड देखते हैं, 100 ml ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखते हैं, ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, तो उसमें 20 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। कितने ml, 20 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा 20 ml में अगर देख रहे हैं तो 100 ml ब्लड लिए तो 20 ml किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का। और कितने मिलते हैं टिश्यू को मिलता है केवल 5 ml। कितना डिलीवर किया जाता है, 5 ml डिलीवर्ड किया जाता है किसको, टू टिश्यू को। तो ये हमारी बातें हो गई। अब कर्व पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे बात करते हैं। तो चलो बात करते हैं एल्ब्यूलाई लेवल पर क्या होगा। अगर PO2 ज्यादा है तो CO2 कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, H+ कम होगा, H+ कम होगा तो pH क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर PO2 कम है तो CO2 ज्यादा होगा, टिश्यू लेवल पर टेम्परेचर H+ ज्यादा होगा, अगर H+ ज्यादा होगा तो pH क्या होगा, कम होगा। तो ये कंडीशन डिसोसिएशन कराएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं 100 ml ऑफ ब्लड में O2 कितना जाता है, 20 ml ट्रांसपोर्ट होता है, और 5 ml डिलीवर होके कहां जाता है, टिश्यू के पास जाता है। उस डिलीवर्ड किसको हो जाता है, टिश्यू के पास चला जाता है। अच्छा अब बात करते हैं कर्व। किस पे बात करते हैं, कर्व जो है वो जो प्लॉट किया गया है, ग्राफ प्लॉट किया गया है, वो प्लॉट किया गया है पार्शियल प्रेशर, एक्स एक्सिस पे है पार्शियल प्रेशर, इधर बढ़ेंगे मतलब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। किसका पार्शियल प्रेशर, O2 का, PO2। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां लिखा है परसेंटेज
saturation of hemoglobin with ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन इसका मतलब, इस लाइन का मतलब सुनो, इंग्लिश बाजी बहुत हो गई। इस लाइन का मतलब होता है कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम यहां पहुंच गए, यहां मतलब 20% ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन चुका है, यहां चले गए मतलब 30%, या यहां ऊपर चले गए 40% हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया, यहां चले गए 60, 80, 100, समझ गए ना। उसके बाद यहां बढ़ा है, अगर यहां ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, अगर यहां जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ रहा है, 20, 40, 60, 80, 100। अच्छा, अब देखो पार्शियल प्रेशर क्या करेंगे, हम बढ़ाते जाएंगे। पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो रही होगी, मतलब बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से ज्यादा हो रही होगी, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बन रहा होगा। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा तुम पार्शियल प्रेशर कुछ भी बढ़ा दो, लेकिन ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। वो पॉइंट है जिसके ऊपर अब पीक आ गया, अब इससे ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तुम प्रेशर पार्शियल प्रेशर कुछ भी बढ़ा दो, लेकिन हीमोग्लोबिन सारे के सारे बिजी हो गए ना। तो सारे के सारे जब हीमोग्लोबिन बिजी हो गए, पहले कुछ कर रहे थे कुछ नहीं कर रहे थे, जैसे जैसे तुमने पार्शियल प्रेशर O2 बढ़ाते गए हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता गया, लेकिन सारे के सारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गए, मतलब सारे के सारे हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में मैक्सिमम कन्वर्ट हो गए। तो अब तुम पार्शियल प्रेशर कुछ भी बढ़ा लो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने वाला नहीं है, क्योंकि सारे के सारे हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में लगभग कन्वर्ट हो गए, ऐसा कह सकते हैं। तो चलो ये ग्राफ है, ये किस शेप का होता है, एस शेप का, सिग्मोइड शेप आता है। कैसा आता है, सिग्मोइड शेप। अगर ये ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाए, बस बोल दे रहे हैं यहां कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, ये ग्राफ राइट भी शिफ्ट हो सकता है और ये ग्राफ, छोड़ो ये सब बातें, ये एनसीईआरटी बाहर है, इसको नहीं बताएंगे, हालांकि बताए थे हम। चलो इधर देखना, ये बातें हो गई हमारी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। किस पे बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पे बात करते हैं। सुनो, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, किस पे बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो CO2 जो होता है, अगर मान लो ये सेल है, ये मान लो एल्वियोलाई है, और यहां से मान लो ब्लड वेसल्स निकला है, ये ब्लड वेसल्स, यहां है सेल, क्या है, ये है, सॉरी इसको छोटा कर देते हैं, ये मान लो है क्या, सेल, इतना छोटा हम ले लेते हैं, सेल है, और इस ब्लड वेसल्स को हम बड़ा कर देते हैं। बड़ा मतलब इतना बड़ा कर देंगे हम, ये जाके यहां खुल जा रहा है, ऐसे हमने बना दिया, ये ब्लड वेसल से इसमें ब्लड फ्लो करेगा। अच्छा, अगर ब्लड फ्लो करेगा मतलब इसमें प्लाज्मा भी होंगे, पानी वाले पार्ट होंगे। तो यहां CO2 बना, मान लो 100% CO2 बना और 100% अंदर आया, तो 100% CO2 में 7% तो प्लाज्मा में घुल के क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में घुल के एल्वियोलाई द्वारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। प्लाज्मा में घुला, उसके बाद यहां चला गया, यहां डिफ्यूजन हो गया और वो एल्वियोलाई से बाहर। लेकिन 93% में अब आरबीसी द्वारा, आरबीसी का हीमोग्लोबिन 23% इसका हीमोग्लोबिन पकड़ेगा, और हीमोग्लोबिन यहां आरबीसी पहले बना दे रहा है, देखो आरबीसी बना दे रहे हैं, आरबीसी बना दे रहा है। अच्छा, ये सेल या टिश्यू लेवल है, और ये क्या है, एल्वियोलाई लेवल, एल्वियोलाई लेवल। देखो अगर हम बात करें तो 23% आरबीसी, 23% क्या होगा, 23% CO2 का क्या होगा, या 20 से 25% क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा। हीमोग्लोबिन किससे जुड़ेगा, CO2, और क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये है आरबीसी, ये क्या है, आरबीसी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन।
अच्छा, उसके बाद कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो होगा वो क्या होगा, अब ये क्या हो गया, CO2 फिक्स हो गया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये इसकी बाइंडिंग, अच्छा बताओ O2 की बाइंडिंग जो हो रही थी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग मेनली किस पे डिपेंडेंट थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इसकी भी बाइंडिंग जो होता है मेनली किस पे डिपेंड करता है, ये मेनली डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। कैसे, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है तो और PCO2 ज्यादा है तो यहां क्या होगा, एसोसिएशन मतलब जो हीमोग्लोबिन के साथ वही जाएगा जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, हीमोग्लोबिन के साथ वही जाएगा जिसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां PCO2 ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन के साथ कौन चिपकेगा, CO2। तो एसोसिएशन होगा, यहां पर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। अगर PO2 की मात्रा कम है और पार्शियल प्रेशर की मात्रा क्या है, ज्यादा है, अगर PO2 की मात्रा कम है और पार्शियल प्रेशर की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो यहां होगा डिसोसिएशन मतलब अब ये टूट जाएगा, क्योंकि ज्यादा किसकी मात्रा हो गई, PO2 की मात्रा क्या हो गई, PO2 की मात्रा क्या हो गई, नहीं PO2 की मात्रा है ज्यादा और CO2 क्या है, कम। तो PO2 की मात्रा अगर ज्यादा है और CO2 की मात्रा क्या है, कम है, PO2 की मात्रा क्या है, ज्यादा, मतलब क्या होगा, PO2 की मात्रा अगर ज्यादा है मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, और ज्यादा जो होगा वो हीमोग्लोबिन से क्या करेगा, बाइंड करेगा, ज्यादा जो होगा वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो PO2 ज्यादा है। अब तुम्हें बताना है PO2 कम कहां है, PO2 कम कहां है, टिश्यू लेवल पर। तो ये एसोसिएशन कहां हो रहा है, टिश्यू लेवल पर। PCO2 कहां, और जब ये RBC कहां पहुंचेगा, एल्वियोलाई के पास, कहां पहुंचेगा, एल्वियोलाई के पास। तो अब यहां क्या है, PO2 की मात्रा क्या है, ज्यादा और PCO2 क्या है, कम। तो यहां अब हीमोग्लोबिन CO2 क्या कर देगा, CO2 को छोड़ देगा, CO2 को अलग होना पड़ेगा। अब वहां से कौन जुड़ेगा, PO2 मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब ये CO2 छूट गया और छूट के क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये किस लेवल पर हो रहा है, एल्वियोलाई लेवल पर। तो इसका एसोसिएशन टिश्यू लेवल पर हो रहा है और डिसोसिएशन कहां हो रहा है, एल्वियोलाई लेवल पर। तो ये हमारे क्या हो गई, बातें हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गया RBC, लेकिन 70% जो है हमने बताया 23% किसके द्वारा होता है, RBC। ये RBC ट्रांसपोर्ट होकर यहां जाएगा, हीमोग्लोबिन CO2 अलग हो जाएगा और ये अलग होकर CO2 बाहर, हीमोग्लोबिन अब O2 को जोड़ लेगा। अच्छा, मेनली किस पे डिपेंड करता है इसका बाइंडिंग, PO2 पे ही डिपेंड करता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है और CO2 ज्यादा है तो क्या होगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है और CO2 क्या है, ज्यादा हो, तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम और CO2 ज्यादा तो एसोसिएशन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा और CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा और CO2 कम तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन किस लेवल पर होगा, एल्वियोलाई लेवल पर। और उसके बाद एसोसिएशन किस लेवल पर होगा, एसोसिएशन होगा टिश्यू लेवल पर। अब 70% जो कैसे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं तो देखना, RBC के पास जो होता है एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होता है, एक मिनट, चलो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो ये RBC में भी पाया जाता है और प्लाज्मा में भी पाया जाता है। मतलब RBC में भी पाया जाएगा और प्लाज्मा में भी पाया जाएगा। यहाँ प्लाज्मा में भी, RBC में भी। प्लाज्मा RBC में हाई अमाउंट में पाया जाता है, ये एक एंजाइम हाई अमाउंट में पाया जाता है। उसके बाद प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है ना। अब देखना प्लाज्मा में, एक मिनट, हाई अमाउंट और स्मॉल अमाउंट। हाई अमाउंट में कहा, RBC में, स्मॉल अमाउंट में कहा, प्लाज्मा में। चलो अब बात अगर करते हैं हम, अब बात करते हैं किस पे, RBC में 70% CO2 के साथ अगर H2O मिले, H2O रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होने के नाते H+ अपना रिलीज कर देता है। H+ क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो बचा क्या, माइनस आ गया, बाइकार्बोनेट आयन। अब ये हो रहा है RBC के अंदर, सब कहां हो रहा है, RBC के अंदर। अब क्या होगा, ये बन गया है। अब क्या होगा, SCO3- बाहर आ जाएगा,
SCO3 माइनस बाहर आ जाएगा। मैं बता रहा हूं, मैं गलत पढ़ा रहा हूं, पहले बता रहा हूं मैं गलत पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ो, यही पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा है। मतलब लिखा कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, सिर्फ देखो समझो बात को। H2CO3 डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मेम्ब्रेन इसे डायरेक्ट बाहर आने नहीं देगा, तो उसे टूटना पड़ा H+ और बाइकार्बोनेट में। अब बाइकार्बोनेट H+ यहां लगातार टूटता रहेगा तो यहां आएगा निगेटिव, यहां आएगा एसिडिटी क्रिएट होगा। एसिडिटी होगा तो मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर पाए जाने वाला, हम जानते हैं प्लाज्मा में पाया जाता है NaCl, ये ब्लड वेसल्स है, ये प्लाज्मा, ये RBC हमने बनाया है। NaCl टूटता है Na+Cl- में। Na+ जो होता है, Na+ जो होता है वो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहां पॉजिटिविटी बढ़ रही तो Cl- क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। Cl- अंदर की तरफ आएगा, इसे बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट, इसे बोलते हैं हैम्बर्गर फिनोमेना। चलो वो सब छोड़ बातें। अब इसमें हम 2-3 स्टेप खा जा रहे हैं, हम सीधा बता रहे हैं कि H2CO3 मेम्ब्रेन से बाहर डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो इसे कन्वर्ट होना था किसमें, SCO3- में। अब SCO3- यहां आकर क्या रिएक्ट करता है H+ से, और फिर क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। H2CO3 जब लंग्स, मैं गलत पढ़ा रहा हूं, पहले बता रहा हूं, लेकिन जो है वही पढ़ो। H2O और CO2 अलग अलग हो जाता है, और ये क्या होता है, CO2 बाहर चला जाता है, H2O यहीं है, प्लाज्मा में है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, डायरेक्ट H2CO3, जब H2CO3 बनाना था तो H2CO3 यहां से क्यों नहीं निकल गया, क्योंकि मेम्ब्रेन इसे निकलने नहीं देगा, तो इसको किसमें कन्वर्ट, रूप चेंज करना पड़ेगा, SCO3- में कन्वर्ट हुआ है। SCO3- यहां अभी Na से सोडियम से रिएक्शन होता है, वो सब हम खा गए। हम सीधा बता रहे हैं SCO3- फिर बाहर जाके H+ से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, H2CO3 क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है, और H2CO3 H2O+ किसमें कन्वर्ट, टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, H2O और CO2 में, जिससे बना था उसी में टूट गया। तो कहने का मतलब है, ये देखो RBC में कैसे रिएक्शन चल रही है, CO2 + H2O, और इस रिएक्शन को कौन चलाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज मदद करता है इसमें। क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से क्या बना है, H2CO3। ये टूटता भी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से। H2 क्या बन गया, H+ अलग हो गया, और CO3- H+ अलग हो गया, और SCO3- क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये फिर जुड़ता भी है, ये इधर और इधर देखो, फिर क्या हो गया, जुड़ गया, और जुड़ता भी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से। सर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से जुड़ता होगा प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाना चाहिए ना, तो स्मॉल अमाउंट में कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब देखो CO2 और H2O अलग कहाँ हो रहे हैं, ये एल्ब्यूलाई लेवल पर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एल्ब्यूलाई लेवल पर। और H2CO3 ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ये SCO3- कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है टिश्यू लेवल पर। किस लेवल पर बन रहा है, टिश्यू लेवल पर। ये बातें इतनी हो गई। अब बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 भी हो गया। अब देखना, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बाद बचा क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का रेगुलेशन मतलब कौन रेगुलेट करता है रेस्पायरेशन को, उस पर बात करते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन को कौन रेगुलेट करता है, देखो रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन को बढ़ाना है, घटाना है, मतलब कुल मिला जुला के रेगुलेट करना है। तो रेस्पायरेशन को रेगुलेट करता है, ह्यूमन के पास क्षमता होती है वो अपने रेस्पायरेशन के लय को क्या करता है, मेंटेन करता है। किसके द्वारा, बाई न्यूरल सिग्नल। किसके द्वारा, न्यूरल सिग्नल। जब ब्रेन पढ़ाया जाएगा तो वहां पढ़ाया जाएगा, ब्रेन में 2 रीजन होते हैं, एक का नाम होता है पॉन्स और दूसरे का नाम होता है मेडुला। 2 रीजन ऐसे होते हैं, पॉन्स और मेडुला। देखना, मेडुला में एक स्पेशल सेंटर होता है, जिस सेंटर का नाम होता है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ये एक स्पेशल सेंटर होता है, क्या, रेस्पायरेटरी रिदम, रिदम मतलब होता है लय सेंटर। ऐसा सेंटर जो रेस्पायरेशन को, लय को कंट्रोल करे। जैसे 12 से 16 बार हम जो रेस्पायरेशन कर रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला। तो ये जो होता है, ये मेडुला जो होता है वो प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है, प्राइमरली मुख्यतः ये जिम्मेदार होता है, प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए जिम्मेदार होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन। कैसे रेस्पायरेशन कैसे होता है, ये सिग्नल भेजता है किसके पास, ये सिग्नल भेजता है डायाफ्राम के पास। डायाफ्राम के पास ये सिग्नल भेजेगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के पास,
और तब क्या करेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन। तो मैसेज कौन भेज रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो प्राइमरली रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहा है, प्राइमरली मतलब मुख्यतः, मतलब कोई और भी है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन, मान लो इमरजेंसी आ गई, तो उस रीजन में एक्टिवेट होता है पॉन्स। और पॉन्स नॉर्मली कौन कंट्रोल करता है, नॉर्मल कंडीशन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो मेडुला, ब्रेन के मेडुला रीजन में पाया जाता है ना। और पॉन्स में एक रीजन पाया जाता है, उसे बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये इमरजेंसी में कंट्रोल करता है, लेकिन किसकी मदद लेता है, इसी की मदद लेता है। ये सिग्नल भेजता है किसको, मान लो इमरजेंसी आ गई तो ये सिग्नल भेजता है क्या, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये डायफ्राम को सिग्नल देता है और इंटरकॉस्टल मसल की भैया जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करो और क्या करो, रिलैक्स करो। तो ये किसके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, मॉडरेट या कंट्रोल करता है, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ किसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को फंक्शन को क्या करता है, मॉडरेट करता है, कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, सिग्नल भेजता है, और सिग्नल भेजता है क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है बच्चा, रिड्यूस कर देता है। न्यूरल सिग्नल जब जाता है ये रिड्यूस कर देता है। बताओ जल्दी जल्दी सांसें लोगे तो कौन एक्टिव होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और किस पर काम करेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और इससे कहेगा डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स को जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कराओ। मतलब ड्यूरेशन इंस्पायरेशन का क्या हो गया, कम हो गया। तो रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। अगर इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम हुआ, मतलब 2 सेकंड से मान लो 1.5 सेकंड हो गया, तो रेस्पिरेटरी रेट भी क्या होगा, 12 से 16 जो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब ये अल्टर चेंज हो जाएगा, ये अल्टर कर देगा किसको, अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट को भी क्या कर देगा, अल्टर कर देगा। तो ये ऐसे नॉर्मली प्राइमरली कौन कंट्रोल करता है, डायफ्राम। और इसको प्राइमरली कौन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसको भी कौन कंट्रोल करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। उसके बाद जो होता है यहां न्यूमोटैक्स रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट बगल यहां पाया जाता है कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया, एडजेसेंट एरिया कहां पाया जाता है, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, बगल, एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट बगल में। और ये जो होता है कीमो मतलब केमिकल, सेंसिटिव मतलब उसके प्रति चौकन्ना है। तो ये सेंसिटिव होता है केमिकल के प्रति। कौन से केमिकल, CO2 एंड H+। जैसे ही CO2 H+ ज्यादा होता है तो इसे निकालने के लिए मैसेज जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स को मैसेज देता है कि कॉन्ट्रैक्ट करो और क्या करो, रिलैक्स करो, ताकि CO2 जो अंदर ज्यादा हो गया वो क्या हो जाए, बाहर हो जाए। ऐसे ही कुछ कीमो रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर, सेम इसी की तरह कीमो रिसेप्टर ऐसे होते हैं। कीमो रिसेप्टर ये पाए जाते हैं कहां, ये पाए जाते हैं, ये रिसेप्टर पाए जाते हैं ऑर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। कहां पाए जाते हैं, ऑर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। ये रिसेप्टर क्या होता है, जैसे ही ये क्या है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो करेगा, ब्लड, और ब्लड में ही क्या होता है, O2। जैसे ही CO2 एंड H+ की मात्रा ज्यादा होती है, तुरंत ये सिग्नल देते हैं किसको, सिग्नल देते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। किस लिए, फॉर एक्शन, ताकि वो क्या करे, एक्शन ले। इतनी बात एकदम क्लियर है, CO2 को बाहर निकाले। तो ये हो गया रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चा, ये न्यूरल सिग्नल किसके द्वारा कंट्रोल होता है, न्यूरल सिग्नल रेगुलेट करता है। पॉन्स जो रीजन होता है उसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। मेडुला में जो रीजन होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। मेडुला में जो रीजन होता है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन इसके फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स में पाया जाने वाला न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी
रिदम सेंटर, और क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, और रेस्पिरेटरी रेट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है कीमो सेंसिटिव एरिया पाए जाते हैं, जहां वो सेंटर पाया जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसके जस्ट बगल में कीमो सेंसिटिव एरिया पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, कीमो सेंसिटिव एरिया पाए जाते हैं। कीमो सेंसिटिव एरिया जो होता है वो क्या करते हैं, केमिकल के प्रति सेंसिटिव होते हैं। कौन से केमिकल, CO2 प्लस H2O। कुछ कीमो रिसेप्टर एरोटिक आर्क में पाए जाते हैं और कैरोटिड आर्टरी में पाए जाते हैं। ये भी CO2 और H प्लस के प्रति क्या होते हैं, CO2 और H प्लस के प्रति क्या होते हैं, ये भी CO2 H प्लस के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही CO2 और H प्लस ज्यादा हुआ तुरंत क्या हो जाएंगे, CO2 H प्लस ज्यादा हुआ तो मैसेज भेजेंगे किसके पास, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ताकि वो अच्छे से अच्छा एक्शन ले सके। उसके बाद अब लास्ट टॉपिक है अपना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सबसे पहले है अस्थमा। क्या है, अस्थमा। ये किसके कारण होता है, एलर्जी के कारण होता है। अस्थमा किसके कारण होता है, ड्यू टू एलर्जी। इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत। जो एनसीईआरटी में लिखा वही लिख दे रहे हैं हम, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्लास में और सब बहुत चीज बताया था इसके बारे में। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत। इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होता है और सांस से आवाज भी आती, ब्रीजिंग, गड़गड़ाहट आती, गड़गड़ाहट की आवाज। क्यों, ड्यू टू इन्फ्लामेशन, सूज जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल। इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल में क्या हो जाता है बच्चा, इन्फ्लामेशन। तो ये पहला डिजीज हो गया। दूसरा होगा एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा जो होता है ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, क्रोनिक डिसऑर्डर। ये जो होता है एम्फाइसेमा जो होता है, इसमें क्या होता है, एल्व्यूलर वॉल, एल्व्यूलाई की वॉल, मान लो ये क्या है, एल्व्यूलाई है, एल्व्यूलर वॉल क्या होने लगता है, एल्व्यूलर वॉल डैमेज होने लगता है, डैमेज हो जाता है। और जब एल्व्यूलर वॉल डैमेज हो जाएगा तो बताओ अब सरफेस एरिया घटने लगा कि नहीं। अगर सरफेस एरिया घटने लगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। रेस्पिरेटरी सरफेस ये डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है, डिक्रीज। अब देखना उसके बाद इसका मेजर कारण क्यों होता है, मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग होता है। उसके बाद लास्ट डिजीज है ऑक्यूपेशनल। अगर तुम्हारे व्यवसाय की वजह से तुम्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है तो उसे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोलते हैं। अस्थमा जो होता है वो ड्यू टू एलर्जी के कारण होता है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, आवाज में, मतलब ये सांस लेने में जब लोग आवाज आएगी, घड़घड़ाहट, क्यों आता है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। एम्फाइसेमा जो होता है वो क्या होता है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। ये इसमें एल्व्यूलर वॉल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एक मुख्य कारण इसका क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। अब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लास्ट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अगर बात करें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अगर व्यवसाय की वजह से, व्यवसाय मतलब जैसे मान लो तुम काम कर रहे हो ऐसे कंपनी में, ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां ग्राइंडिंग हो रहा है, ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां क्या हो रहा है, ग्राइंडिंग हो रहा है, या फिर वहां भूसा, मान लो भूसा निकालने वाले कंपनी में काम कर रहे हो, या सीमेंट बनाने वाले कंपनी में काम कर रहे हो, या जहां स्टोन ब्रेक किया जा रहा है वहां काम कर रहे हो, तो वहां क्या प्रोड्यूस होगा, डस्ट प्रोड्यूस होगा। और जब डस्ट प्रोड्यूस्ड होगा तो ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, इंटर करेगा। एक बार इंटर कर गया ठीक है, हमारी बॉडी झेल लेगी, लेकिन बार बार अगर इसका लॉन्ग एक्सपोजर कराया जाए, लॉन्ग एक्सपोजर मतलब लंबे समय तक इसमें है तो क्या हो जाएगा, लंग्स में इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन लंग्स में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो ये आगे चल के क्या करा सकता है, फाइब्रोसिस। क्या करा सकता है बच्चा, टिश्यू फाइब्रोसिस। मतलब अब जो टिश्यू क्या होगी, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू का क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा किसका, फाइब्रस टिश्यू का, उसे क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस। फाइबर मतलब क्या, टफ हो जाएंगी वहां का। तो अगर यहाँ टफ हो गया, यहाँ की लेयर टफ हो गई तो ऑक्सीजन ना तो सही से अंदर जाएगा ना CO2 सही से बाहर जाएगा, तो फाइब्रोसिस ऑफ टिश्यू। और ये आगे चल के करा सकता है एक सीरियस लंग्स डिजीज,
सीरियस लंग्स डिसऑर्डर करा सकता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ये हमारी बात हो गई किस पे, रिवीजन ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थैंक यू।